आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बजट की विशेष कवरेज हम लेकर के आए हैं आपको। तो सुबह से टकटकी लगा करके देश को 150 करोड़ भारतीय बैठे हुए थे और जो एनआरआई भी बैठे हुए थे, भैया क्या मिलने वाला है। तो ऐसा लगा कि कोई बहुत कुछ खास हमें मिला नहीं है। इनकम टैक्स पर छूट पिछले साल मिल चुकी थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि हो सकता है पिछली बार 12 लाख तक की छूट की थी, इस बार 13 लाख हो जाए। ऐसा हुआ नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स हो गया। लग रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स पर कुछ मिल जाएगा, उस पर भी कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ चीजें सस्ती महंगी है वो हम बता देते हैं। उसके बाद डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और मिलन शर्मा हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा की पाठशाला आप देखते सुनते आए हैं। आपको बताएं जो सस्ता क्या क्या हुआ है। कैंसर शुगर से जुड़ी दवाइयां हैं वो सस्ती हुई हैं। जो 7 दुर्लभ बीमारियां हैं उनकी दवाइयां सस्ती हो गई हैं। सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें सस्ती हो गई हैं। चमड़ा और कपड़े का निर्यात करना सस्ता होगा। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन सस्ता हो जाएंगे। और जो रक्षा डिफेंस क्षेत्र है उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसमें भी छूट दे दी गई है। और नया इनकम टैक्स बिल जो आने वाला है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। बताया गया है जो रिटर्न भरने के फॉर्म्स हैं वो थोड़े आसान हो जाएंगे। और जो तारीख है वो 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रावधान कर दिया गया इनकम टैक्स फाइल करने का। और जो मोटर हादसे में यानी जो एक्सीडेंट हो जाता है उसमें जो बीमा मिलता है वो भी उसका ब्याज भी इनकम टैक्स से बाहर कर दिया गया है। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में टीडीएस 5% घटकर 2% हुआ है। विदेशी दौरा करने पर टीसीएस 2% कम होगा, यानी विदेश जाना चाहते हैं आप तो थोड़ा सा वो सस्ता हो जाएगा, इसका मतलब ये है। और अघोषित विदेशी संपत्ति पर दंड की जगह अब कर लिया जाएगा, यानी पहले जो बाहर से कमाई आपने की उसको आपने नहीं दिखाया है तो उसमें जेल जाना पड़ता था। अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, सरकार आपसे पैसा वसूल लेगी। 30% टैक्स दीजिए और जेल जाने से बच जाइए। और जो एनआरआई है वो मकान और दुकान जमीनें आप बेचेंगे तो टीडीएस कटेगा। तो काफी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। असर ये हुआ है कि मार्केट यानी सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई सब धड़ 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 धड़ाम हो गए। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा मिलन के साथ में। पहले डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, उम्मीद तो बहुत थी आज आप जो मोहब्बतें के शाहरुख खान वाले लुक में आए हैं, उसके बाद कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि सर आपका लुक ही देखेंगे लोग और बहुत ज्यादा कुछ अच्छा सुना नहीं पाएंगे अपने दर्शकों को। हम तो क्या था वो अनुशासन, प्रतिष्ठा और सम्मान और सब कुछ ऐसा था ना, तो उसके फोर्स करने वाले अगर आप हैं तो यहाँ पे कुछ हमको डिफरेंट करना पड़ेगा। तो नहीं सौरभ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई ऐसा बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं दिखा हमें। बट ये है कि 2-3 थीम्स मैंने जो पकड़ी और मुझे लगता है ये थीम कोई नई नहीं है। कोविड के बाद जितने भी बजट्स आए हैं मोस्टली, या ये कहूँ जब से निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री बनी है, पहले जेटली जी हुआ करते थे, तब से देखा जा रहा है कि बिग बैंग अनाउंसमेंट्स बजट में कम ही होती हैं। एक्सेप्ट जो लास्ट ईयर हमने इनकम टैक्स के स्लैब रिविजन देखे, उसमें भी दिल्ली चुनाव का एक कॉन्टेक्स्ट था। इस बार एक मतलब जो एक रेपिटेटिव थीम है वो है कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आज मैं जो खर्चा कर रहा हूँ जो मुझे रिटर्न्स आज से 5 से 10 साल बाद देगा। अगर आप याद करें जो पुराने कुछ बजट्स, चाहे वो 2018 का हो, 19 का हो, या जो यूपीए के बजट्स हो, उसमें हैंडआउट्स होते थे कि भाई पीएम किसान लॉन्च हो गया, मनरेगा का हमने आउटले इतना बढ़ा दिया, फला फला स्कीम लॉन्च हो गई, लोन वेवर हो गया। पिछले 3-4 साल से ऐसा लग रहा है कि ये फिस्कली एक डिफरेंट डायरेक्शन में बजट जा रहे हैं। अब ये सही है या गलत, ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बजट को इतना वेटेज भी नहीं देना चाहिए कि ये केवल यही पूरे साल का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। अभी आपने देखा कि होना चाहिए बजट पूरे साल का पॉलिसी नहीं सर, बजट में एक खाता होता है। बिल्कुल, जैसे आपने दिसंबर में देखा नरेगा को बदलकर डीबीजी बिल बना दिया गया, वो एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। आज उस पर कोई बात नहीं, उसमें उदाहरण के तौर पर उसका अलग एक्ट बना दिया गया, अलग एक्ट बना दिया गया। और ये अनाउंसमेंट अगर आप 10-15 साल पहले अगर हुई होती तो शायद बजट में आती, लेकिन वो पहले करके बजट को एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज और थोड़ा सा एक कैपेक्स पुश दिया गया है। पर जैसा कि आपने कहा, मैं अभी हम जो उदाहरण दे रहे थे, अभी हम पोहा खा रहे थे, तो पोहे में थोड़ी सी मूंगफली होती है, थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर होता है, थोड़ा सेब होता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ स्प्रिंकल्ड होता है, लेकिन कोई एक बिग बैंग स्टोरी अगर आप मुझसे पूछे तो वो शायद गायब है। मार्केट्स डाउन आपने कहा, तो वो एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प एंगल है, शायद मिलन भी इस पर बात करेंगी कि एक टैक्स है एसटीटी,
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब कुछ ऐसी सिक्योरिटी का मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट में इक्विटी होती है, जो शेयर होते हैं या बॉन्ड होता है या म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ उन ट्रांजैक्शंस पर जरा सा टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब आपको लगता है तो जरा सा टैक्स बढ़ा दिया गया है 0.002 से लेकर 0.005, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखें, इतना फाइनेंशियल एसेट ट्रांजैक्ट होता है, तो वही ठीक ठाक अमाउंट बन जाता है। तो शायद मार्केट्स उससे नाखुश होकर डाउन है, बट मार्केट्स के पास कुछ बहुत खुश होने के लिए नहीं है अदरवाइज। हाँ, थोड़ा सा नाराज होने के लिए आज एक कारण है कि ये जो एसटीपी बढ़ा दिया गया। बाकी इसके अलावा 2-3 और पॉइंट्स हैं, शायद हम आगे और चर्चा करें। बिल्कुल, मिलन तो बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं। हम सब लोग सुबह से आकर के स्कूल के बच्चों की तरह, और आपकी ड्रेस भी जो है स्कूल वाली लग रही है। आप बिल्कुल एक स्कूल की छात्रा की तरह सुबह लेकर के आईपैड आप सुन रही थी, पॉइंट्स बना रही थी। तो बजट को किस तरीके से देख रही हैं आप? कुछ हाइलाइट्स अगर अपने दर्शकों को बताना चाहें। सौरभ, मुझे लगता है कि इस बजट में, जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, इतना कुछ खास इसलिए भी नहीं मिला बिकॉज पिछली बारी गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया था, तो इस वक्त स्कोप उस चीज का बहुत कम था। लेकिन जैसे डॉक्टर बत्रा बता रहे थे, मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस वक्त मार्केट्स की ज्यादा पड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही निर्मला सीतारमन जी ने अपनी स्पीच खत्म की, वैसे ही मार्केट कम से कम 1600 से नीचे गिरती हुई दिखाई दी। और क्योंकि हम एसटीटी की बात कर रहे थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अब मार्केट में करना शुरू कर दिए। बिकॉज देखिए, आज की अगर आपने पेपर भी पढ़ा होगा सुबह, तो आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है कि जो एफडी का जितना रिटर्न मिलता है, उसके पैरिटी पर कहीं कहीं सरकार देख रही है कि इक्विटी में अब ज्यादा काम किया जाए। तो लोगों को भी पता है कि अगर आप एक एफडी में पैसे डालेंगे तो उसके ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते। लोग वो चाह रहे हैं कि वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, इसलिए चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, एसआईपीज हो, आपको सोना चांदी को देखा किस तरीके से दौड़ रहा था सोना चांदी, अभी जो गिरा है कुछ समय पहले, लोग चाह रहे थे कि वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। सो मार्केट सेंटिमेंट इस वक्त बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है सौरभ, और आई थिंक डॉक्टर बत्रा भी यही बता रहे थे कि किस तरीके से मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करती है बजट से। और आज रविवार है, रविवार को एनएससी बीएससी ने बोला, बीएससी और स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हम ट्रेडिंग करेंगे, और मार्केट खुली थी। और साथ ही साथ आपको रिजल्ट भी दिख गया इमीडिएटली कि बजट का मार्केट धड़ाम से गिर रही है। और जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स इस बजट से खास खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी डायरेक्ट माइक पर, वो पूरा शो हमारा अवेलेबल है, इसको लोग देख सकते हैं जा करके, कि कैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर महंगाई बढ़ती है तो उसी हिसाब से ही इनकम टैक्स भी घटना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ती है तो इनकम टैक्स कम होना चाहिए, महंगाई कम होती है तो इनकम टैक्स बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो महंगाई के हिसाब से सब सारी चीजें होनी चाहिए। कई यूरोपीय देशों का एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर बत्रा ने, जर्मनी का एग्जाम्पल दिया, फ्रांस का एग्जाम्पल दिया। अमेरिका में महंगाई के हिसाब से इनकम टैक्स एडजस्ट होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। 2019 के बाद शायद स्लैब पिछली बार चेंज किया था जी, स्लैब वो उसमें नया टैक्स रिजीम था, वो मॉडिफिकेशन था, लेकिन बड़ा रिफॉर्म बहुत समय बाद देखा। सौरभ, 2 चीजें मैं और जोड़ूंगा क्योंकि हम बात कर रहे थे। 2 सेक्टर्स जो ध्यान में आए, 2-3 सेक्टर्स जिस पर फोकस हुआ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट्स आर डोमिनेटेड बाय बिग प्लेयर्स, तो वो छोटे प्लेयर्स की जो अनाउंसमेंट्स है वो कभी कभी इग्नोर हो जाती है। तो एटलीस्ट अनाउंसमेंट्स के पर्सपेक्टिव से 2 चीजों पर जो पुश देखा, एक मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई। अब इसमें समझिए कारण क्या है। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे ना, द डार्क अंडरबेली ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कहने का मतलब है एक कन्वेंशनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है किसी इकोनॉमी की, कि वो कृषि से शुरू करते हैं, फिर वो उत्पादन में जाते हैं, फिर वो सर्विसेज में जाते हैं। भारत एक बहुत ही अनूठा एग्जांपल है, जहां हम कृषि पे थे, हमने मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन की बस मिस कर दी और हम सीधा आगे सर्विसेज। अब उससे होता क्या है कि हम जो बोलते हैं ना कि असमानता बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है। क्योंकि ट्रेडिशनली होता क्या था कि जो हाथ कृषि में काम कर रहे हैं, उसकी अगली जनरेशन फिर फैक्ट्री में काम करेगी, और उसकी अगली जनरेशन फिर इंजीनियर डॉक्टर बनेगी। इसमें हुआ क्या कि जो कृषि में काम कर रहे थे उनको वो सेकंड स्टेप नहीं मिला। तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो कृषि से ट्रांजिशन होकर मैन्युफैक्चरिंग में जाकर वहां से फिर डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था, वो नहीं बन पाया। और ये लिबरलाइजेशन के बाद हमारी सबसे बड़ी चूकों में से एक। तो आप देखिए, हर बजट में बात बहुत होती है मैन्युफैक्चरिंग की, एमएसएमई की, लेकिन
उस पर ग्रोथ उतने जबरदस्त तरीके से हो नहीं पा रही क्योंकि कंपटीशन बहुत है, मैकेनाइज डिजिटाइजेशन आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग भी अब ऑटोमेट हो रही है काफी हद तक। लेकिन आप देखिए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई हैं मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, और उसमें भी खासकर एमएसएमई। अब एमएसएमई क्या चीज होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो आपको समझना पड़ेगा सौरभ की एक फैक्ट्री है जैसे, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि मेटा जो फेसबुक चलाती है या गूगल, वहां पर लोग कम लगते हैं लेकिन कैपिटल ज्यादा लगती है, तो इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे आपके लिए। लेकिन अगर आप तमिलनाडु जाइए, तमिलनाडु में आप किसी कपड़ा के उत्पादन के केंद्र में जाइए, वहां देखेंगे कैपिटल कम लगती है, लोग ज्यादा लगते हैं। तो एमएसएमई एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब है जो कम कैपिटल लगाकर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये आपके जो दिमाग में चित्र हैं कि बहुत एक बड़ा सा हॉल है, सिलाई मशीन है और बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे तमिलनाडु या कर्नाटक के बहुत दृश्य लोगों के दिमाग में रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कैसे कम लागत में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इसीलिए एमएसएमई पर फोकस रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एमएसएमई के लिए ऑब्स्टिकल्स भी बहुत है, तो उसको लेकर भी अनाउंसमेंट है। जो तीसरा सेक्टर है जिस पर अनाउंसमेंट हमने देखी, डेटा सेंटर्स को लेकर मिलन ने भी हम बात कर रहे थे कि डेटा सेंटर्स जो दो चीजों पे फोकस हो, एक कैसे हमारे सर्विस सेक्टर को एआई के इम्पैक्ट से मतलब बचाना तो नहीं बोलूंगा, उसको कैसे बूस्ट अप करना है ताकि वो उन ट्रेंड्स के साथ मतलब मैच कर पाए, उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा ये बोला जा रहा है साथ ही साथ कि चलो बचाते भी है लेकिन इसका फायदा भी उठाते हैं, तो जो डेटा सेंटर्स इंडिया में लगाएं उनके लिए टैक्स हॉलीडेज हैं और कुछ स्पेशल प्रोविजंस है कि अगर आप डेटा सेंटर इंडिया में लगा रहे हैं, और अब जो ये एआई वगैरह के साथ डेटा सेंटर्स की डिमांड और बढ़ रही है, तो जो भी डेटा सेंटर्स आप लगाएंगे उस पर टैक्स एग्जेम्पशन है। तो उससे आप कोशिश कर रहे हैं कि जो एआई की ट्रेन है उससे आपको फायदा भी हो, लेकिन साथ साथ आप थोड़े सर्कमस्पेक्ट भी। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अरुणा सिन्हा जुड़ रही हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, और अरुणा शर्मा माफ कीजिएगा जो हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैम माफ कीजिए, हम आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया। मैम कैसे देख रही हैं इस बजट को? मार्केट्स तो बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस वक्त। सेंसेक्स में लगभग 1600 से 1850 पॉइंट्स की गिरावट है, निफ्टी में 524 पॉइंट की गिरावट है, तो इसे तो भारी गिरावट कहा जा सकता है। आपका ओपनिंग रिमार्क क्या है मैम? ऐसा है, अगर आप बजट को देखें तो बजट जो एम्बिशंस या विकसित भारत या पीएम जो कहते हैं कि पुअर वुमेन यूथ फार्मर्स हमारा न्यू कास्ट सिस्टम है, उसमें किस हद तक मैच करता है, वो जब तक हम स्ट्रांग नहीं करेंगे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगी। यू हैव टू क्रिएट, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे एमएसएमई का इम्पोर्टेंस, कि एमएसएमई हमारा सेंटर स्टेज होना चाहिए टेबल पर। उसको ये फ्रिल्स पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट देने से नहीं होगा, उनके सारे प्रॉब्लम्स हमको स्टेप बाय स्टेप रोज हल करते रहना पड़ेगा कि वहीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और सर्विस सेक्टर पे ओवर डिपेंडेंस में हम देख रहे हैं कि गिग वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी बहुत पुअर है। अभी हम बात ही कर रहे हैं कि हम लेबर कोड से सेफ्टी नेट देंगे, सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट देंगे, तो वो सारा अभी वर्क इन प्रोग्रेस वाला स्टेज है। और मार्केट की अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे एक एक्सक्यूज का विंडो खोल के बैठा है कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस रहेंगे तो वी डोंट नो हाउ वी फॉरगेट। ऐसा नहीं होगा। इंडिया हैज टू कम अप एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत ज्यादा है, हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे अगर हम फोकस करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए जिससे डिमांड बढ़ती रहे, हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। योर मार्केट सिम्टम्स विल आल्सो कम आउट फर्दर। तो बजट जो है इट इज लाइक टचिंग द फ्रिल्स, बट जैसे एक कॉन्क्रीट पाथवे चाहिए कि नाउ दिस इज हाउ वी वांट टू गो, वो थोड़ा सा क्लैरिटी अभी नहीं आ रहा है। तब ओवर मार्केट की बात तो आपने की, लेकिन ओवरऑल अगर आपको, मैं नहीं कह रहा हूं कि 10 में से अंक दीजिए आप, फिर भी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका बजट को लेकर? होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में मैं प्लस एंड माइनस बताऊंगी। पॉजिटिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल एक्सपेंशन पे जोर दिया गया है, उससे कोर सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, विच इज वेरी गुड थिंग, और उससे आपके जीडीपी भी अच्छा पॉजिटिव स्टेबल ग्रोथ देगा, विच इज वेरी वेरी गुड। लेबर कोड की जो बात की है इन्होंने कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे,
और प्रोटेक्शन देंगे गिग वर्कर्स को और सर्विस सेक्टर वाले वर्कर्स को, अगर वो अच्छे से रोल डाउन हो गया तो इट विल गिव अ वेरी बिग बूस्ट टू इट। एमएसएमई की बात तो लिप सर्विस तो कर रहे हैं, बट एमएसएमई में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे आपने वर्ड यूज किया था, इट इज अंडरबेली। अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनना है, सिर्फ थर्ड लार्जेस्ट या फिर फोर्थ लार्जेस्ट बनने से काम नहीं चलेगा। इंक्लूसिवनेस चाहिए, तो हमारा एमएसएमई ही हमारे पास रास्ता है। फिर एग्रीकल्चर की जो इन्होंने बात की है, अगेन हम डबल द इनकम पे, अभी प्रोडक्टिविटी पे हम फोकस कर ही नहीं रहे कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड आवर फार्मर। ये अभी क्लियरली इसमें से उभर के नहीं आ रहा है कि क्रॉप बाय क्रॉप हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, दैट्स नॉट कमिंग क्लियर। और मैन्युफैक्चरिंग में भी हम अगर एआई की बात करें तो बेटर टारगेटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट अगर आप देखें, उसने टारगेटिंग में बहुत सारे लूप होल्स बताए, जो दिसंबर 25 में टेबल हुई थी। तो उसके लिए उनको कॉमन हाउस होल्ड डेटाबेस जाना ही पड़ेगा। 8 स्टेट्स गए, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट बाकी स्टेट्स में कोई मूवमेंट ही नहीं है। एंड बजट डजंट टॉकिंग अबाउट कि दिस इज आवर फोकस, जिससे हम डुप्लीकेशन या डबल एंट्रीज या नॉट प्रॉपरली टारगेटिंग, इन सबको हम अवॉइड कर सकें। एवरी पाई इज टू बी बेटर यूटिलाइज। तो अगर हम देखें तो कुछ सिल्वर लाइनिंग्स है जहाँ पे हम स्ट्रांग है, बट कुछ जैसे हाफ बेक्ड चीजें सामने आ रही है। हाँ बेटी सामने आ रही है। आप कुछ पूछना चाहें बत्रा साहब? मैं अरुणा मैम को पहले तो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम इसमें एक सवाल, बिकॉज यू बीन अ पॉलिसी मेकर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जरा ये हटा दो, देखो आ रहा है मुझे। तो मुझे ये पूछना था मैम से, जैसे कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम बजट से ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट द बजट टू डू अ लॉट मोर देन इट कैन डू। मैं एग्जांपल देता हूं, सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी टाउन्स, तो आपने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी टाउन की एग्जीक्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट डाउन टू म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सबकी इन्वॉल्वमेंट लगती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं बजट में, ये एक्चुअली बजट के एम्बिट में पार्शियली ही आती हैं। इनका एक बहुत बड़ा एलिमेंट एग्जीक्यूशन का है, जो उन इंस्टीट्यूशंस के पास है जो या तो अंडर स्टाफ्ड है, जिनकी कैपेसिटी या तो कम है, या वो अंडर फंडेड है। तो मैम आप क्या इस असेसमेंट से एग्री करेंगी? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहले रोल प्लानिंग कमीशन का होता था, कि जहां आप एक लॉन्ग टर्म पाथ सेट कर देते थे, वो आप बजट के थ्रू आप कह रहे हो कि हमारा एक इच्छा है कि हम यूनिवर्सिटी टाउन्स बनाएं, बट एज यू राइटली सेड कि इसका एग्जीक्यूशन लोकल बॉडी से है। और अभी अगर आप देखोगे बजट में इन्होंने 16 फाइनेंस कमीशन की भी बात की है, तो 16 फाइनेंस कमीशन में हम सिर्फ 41% फेडरल सिस्टम में स्टेट्स को देंगे, और उसमें राइट टू जॉब्स लाइक राइट टू वर्क वाला जो है, उसमें उनका परसेंटेज हमने 40% बढ़ा दिया अंडर द न्यू वीबीजी रामजी बिल जो है। हाँ जी 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 बिल्कुल। और उसी तरह अगर हम देखें कि अगर उनको यूनिवर्सिटी टाउन्स बनाना है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ दो, तो ये पूरा का पूरा स्टेट बजट्स है। और देखो, टाउन्स बनाने का एक नेचुरल रिफॉर्म होता है, एक नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। जैसे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स थे, तो सब कुछ वहाँ पे कन्वर्ज हो जाता था, तो मार्केट भी आ गया, आपके रोड्स भी, कनेक्टिविटी भी आ गई, नेट भी कनेक्टिविटी आ गई, स्कूल कॉलेजेस भी आ गए, उस तरह से होता था। तो एक नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरह, इस तरह अगर हम करेंगे, तो ऑलरेडी यू हैव यूनिवर्सिटी स्प्रेड अक्रॉस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। Issue is now quality education. How much research and how much new good thing you bring about, focus वहाँ होना चाहिए। Then the infra कि भाई हम उसमें एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप तरफ ग्रो करेंगे। एक मैम और बात बिफोर मिलन टेक्स ओवर, मिलन ये आप, मैं सभी जनरल पॉइंट बोलना चाहूंगा कि पता नहीं ये पहले होता था या नहीं, लेकिन अब ये बहुत दिखता है। नंबर्स इतने बड़े बड़े बताए जाते हैं, 27 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता कि ये पिछले साल से कितनी बढ़ोतरी है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद कितनी बढ़ोतरी है। अगर मेरा डेवल्यूशन टू स्टेट 25 से 27 लाख करोड़ हो गया है, 10% बढ़ गया है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 8% बढ़ गई है, तो एक्चुअली नेट इंक्रीज 2% ही है। तो मुझे लगता है कि जो खासकर कॉमन व्यूअर्स हैं, जो टेक्निकल भाषा नहीं समझते हैं, इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू देयर हेड्स कि इतना लाख करोड़ ये, और ये किसी भी सरकार के लिए लागू होती है। और मैं इसको कॉल आउट करना चाहूंगा, चाहे कोई भी सरकार करे, कि लाख करोड़ 10 करोड़ से कुछ नहीं होता। हमें ये देखना है कि पहले स्थिति क्या थी, आज स्थिति क्या है,
और उसके असल में मायने क्या है जब आप बाकी जो एलिमेंट्स है जैसे कि महंगाई उनको नेट आउट करते हैं। तो मिलन आपको कैसा है? मैम मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि मुझे लग रहा है इस बजट में जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ की जो मार झेल रहा है इस वक्त भारत, उसको लेकर कई ऐसी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं टेक्सटाइल्स की, भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो यूएस मार्केट्स में होता है और काम बहुत कम हो गया है। बात करें अगर मरीन इंडस्ट्री की भी, श्रिम्प एक्सपोर्ट्स भी यूएस में सबसे ज्यादा किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये क्लाउड जो डेटा सेंटर्स पर बात की गई है, वो चाह रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज, और सबसे ज्यादा वो भी यूएस में है, भारत में जब डेटा सेंटर्स ऑन क्लाउड सेटअप करेंगे तो उनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। तो क्या इस पर आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ट्रम्प की टैरिफ मार से रिलेशन में बजट में जो अनाउंसमेंट्स दिखाई दे रही है? बिल्कुल, जो आपने डेटा सेंटर की बात की है, इंटरनेशनली डेटा सेंटर्स जैसे 7 में से 5 यूएस मैनेज होता था और 2 वर्ल्ड में दूसरी जगह पे डेटा जो एक्सचेंज होता है उसमें। उसी तरह डेटा सेंटर्स में चूंकि आपके जो बिग कंपनीज है, बिग टेक कंपनीज है, वो सारे मैक्सिमम यूएस बेस्ड है, कुछ यूरोप में है और कुछ अदर जगह है, तो डेटा वहीं स्टोर होता है। अब हमारा बहुत क्लियर गवर्नमेंट का ऑर्डर था एंड वी डू हैव एन एक्ट ऑन इट कि इंडिया में जो बिजनेस करेंगे उसका डेटा आपको इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा एंड दैट एम्फेसिस सीम्स टू बी कंटिन्यूड। जो ट्रम्प कह रहा है कि इसको खोल दिया जाए, which for the big players it will be a big saving for data, क्योंकि जो पॉलिसी हमने लाई थी वो ये थी कि डेटा आप इंडिया में रखेंगे, एग्रीगेट डेटा आप एनालिटिक्स के लिए बाहर ले जा सकते हो। तो एग्रीगेट डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनलाइज इंडिविजुअल डेटा। तो ये दोनों डिस्टिंक्शन हम लोगों ने बहुत क्लियरली किया हुआ था। फिर बाकी जो आपने 2 चीजें कही कि टैरिफ की मार से जो हमारा टेक्सटाइल और इस पे इम्पैक्ट हुआ है, हमको अल्टरनेट मार्केट्स में ही काम करना पड़ेगा और इंडियन मार्केट्स पे हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कई टेक्सटाइल्स जो हम बाहर दे रहे हैं एट 50% ऑफ मार्जिन, डेफिनेटली दैट मार्केट इज कंप्लीटली डिसरप्टेड। बट लकीली यू हैव यूरोपियन मार्केट विद अस फॉर टेक्सटाइल्स इक्वली स्ट्रॉन्ग। बट कई बार हम क्या करते हैं, गोल्ड पोस्ट भी कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि सडनली क्वालिटी कंट्रोल को हमने लूज कर दिया ऑन इम्पोर्ट्स फॉर टेक्सटाइल, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। व्हेन दैट ऑर्डर कम्स, you are going to have cheap textiles coming from China, or cheap, if not textile, at least the वो वार्प एंड वेफ्ट में जो धागा यूज करते हैं जी। वो आपका इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू हिट द इंडियन सिल्क इंडस्ट्री वेरी बैडली। तो ये बैलेंसिंग बहुत जरूरत है कि हमारा डायरेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारा डायरेक्शन एक्सपोर्ट है तो हमको गोल पोस्ट नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज हिटिंग। तो बजट इज फ्लैगिंग द इशू, बट एज हैज बीन राइटली सेड कि कंप्लीट पाथ इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बजट इज एनुअल। तो हम इस साल क्या अचीव करेंगे, उसमें क्या 5 चीजें हम कर देंगे, इट इज नॉट कमिंग आउट क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल। हमारे साथ समीर गोगिया जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया पर्सनल और डायरेक्ट टैक्स के। समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। संडे का दिन है, हम सब काम कर रहे हैं और मार्केट्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक समझ में आ रहा है, मार्केट्स बहुत रिमार्क्स क्या है जो आज बजट प्रस्तुत किया है हमारे वित्त मंत्री ने? I think थोड़ा सा आपकी लास्ट सेंटेंस आई मिस्ड आउट, अगर आप बोलोगे। हाँ, मैंने बोला कि आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या हैं? एक्चुअली अगर आप ये बजट देखेंगे तो ये बजट ज़्यादातर फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है। अगर आप देखेंगे, लोग मध्यम वर्ग के लोग चाहते थे कि उनके अंदर कोई चीज़ों में चेंज आए, वो एक्सपेक्टेड था, वो नहीं हुआ। बट अगर आप ओवरऑल बजट देखेंगे, पुश टुवर्ड लॉन्ग टर्म है, 5 साल का होराइजन देख के। और अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेके जो FTA हिंदुस्तान ने साइन करा है, सारे मूव उसकी तरफ है। अगर आप स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, काफ़ी सारे हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडेज दिए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि लोगों की एक एक्सपेक्टेशन थी कि नई रिजीम को और अच्छा बेहतर बनाया जाएगा, कुछ डिडक्शन आएंगी, वो फिलहाल इस बजट में नहीं आई है। बट ओवरऑल बजट आप देखेंगे तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं ना
जो आम लोग हैं उनको इतना कुछ समझ में नहीं आता। रिकवर हुई है सौरभ, थोड़ा सा रिकवरी, थोड़ा सा रिकवर हो गए, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हम तो वो उनका फोकस रहता है ना कि आम आदमी को क्या मिल रहा है, हमें डायरेक्ट क्या मिल रहा है हमारे जेब पे, हमें डायरेक्ट टैक्स में क्या मिल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। वैसे हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले साल तो 12 लाख तक की छूट मिली है, इस बार शायद ना हो, लेकिन बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है। हो गया साहब। अगर आप मध्यम वर्ग का स्पेसिफिकली देखोगे ना, तो वो चाहते थे कि उनके डिस्पोजेबल इनकम का उनके हाथ में जो आए उस पर इम्पैक्ट पड़े, और उस पर डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी चीज़ें ईज ऑफ कंप्लायंस करी है, जो कि गवर्नमेंट का विजन था कि हम ईज ऑफ कंप्लायंस रखें। अगर आप देखेंगे, मैं मध्यम वर्ग की बात करता हूँ, कई चीज़ें, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे वो पर्सनल अलाउंसेज हो चीज़ों के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठाया है कि वो उन्होंने पैसेंजर्स जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके लिए, चाहे वो अगर कोई हिंदुस्तान से बाहर चला गया है NRI, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको दिक्कत आती थी, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ईज करी हैं गवर्नमेंट ने। अगर आप देखेंगे दवाइयों तक में, जो पर्सनल दवाइयाँ इंपोर्ट के लिए है उसके ऊपर बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया है। तो उस तरीके से गवर्नमेंट ने मध्यम वर्ग को खुश करने की कोशिश करी है। हालांकि जो स्पेसिफिक डिस्पोजेबल इनकम थी, जहाँ वो डायरेक्ट टैक्स में कुछ स्लैब बढ़ा के या कोई डिडक्शन देके, वो इस बजट में नहीं हुआ। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट पे हैं शायद। कितना पैसा मिलेगा केंद्र सरकार से? एक जो इसमें अनाउंसमेंट आया है कि 41% जो रेवेन्यू है वो रिटेन कर दिया गया है कि इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट्स में। लेकिन जो अहम बात है कि किस फॉर्मूले के आधार पर ये डेवल्यूशन होना है, इस पर बहुत समय से बहुत चर्चा हो रही थी। उदाहरण के तौर पर अगर आप जनसंख्या को एक मापदंड माने तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इसमें सदर्न स्टेट जो है, जो ज्यादा विकसित राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, वो कह रहे थे देखिए हम जीडीपी भी ज्यादा देते हैं पर कैपिटा, हमारी जनसंख्या हमने कंट्रोल करके रखी है, तो आप हमको पेनलाइज करेंगे, गलत है। तो फॉर्मूला जो नया बना है उसमें भी कुछ बदलाव आएंगे, उसका बजट में डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जोड़ें उससे, तो जीडीपी को इंक्लूड किया गया है उस फॉर्मूला में, फाइनेंस कमीशन की डेवल्यूशन में। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है विकसित राज्य को राहत मिलेगी। एक चीज और, कुछ अनाउंसमेंट हमने देखी जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स के लिए अहम। तमिलनाडु का हमने जिक्र सुना, हमने केरल का जिक्र सुना, असम का, तेजपुर का हमने जिक्र सुना, पश्चिम बंगाल। तो ये तो हर साल होता है बजट में, कुछ इक्का दुक्का ऐसी कोई चीज आ जाती है जो लगता है कि हाँ जो राज्य चुनाव में जाने वाले हैं उनको देखकर किया जा रहा है, तो वो भी एक फ्लेवर है। एक तो फिर आप सभी साथ कुछ पूछना चाहें? मैं समीर साहब से पूछना चाहूंगा कि जो एआई का डिसरप्शन हम देख रहे हैं मार्केट में, उसको लेकर अगर कोई आउटलुक हो कि जो बजट में जिन चीजों पर फोकस किया गया है, वेदर इट इज डेटा सेंटर्स को कहीं ना कहीं टैक्स हॉलीडेज देना, या जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई जा रही है टू इंश्योर कि हम ये असेस कर पाए कि एआई का इम्पैक्ट क्या रहेगा हमारी जॉब्स पर, तो डेलॉइट या समीर गोगिया साहब इसको कैसे देख रहे हैं? Does a lot more need to be done? Yeah, this is a good start. नहीं, अगर आप स्पेसिफिकली डेटा सेंटर्स की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट ने टू साइडेड इम्पैक्ट करा है। एक कि उनकी टैक्स सर्टेनिटी के लिए गवर्नमेंट ने सेफ हार्बर रूल्स को अमेंड करा है। सेफ हार्बर रूल में वो उन्होंने मिनिमम टैक्स को प्लान कर दिया और स्टेट कर दिया, और जो कि टैक्स सर्टेनिटी की तरफ ले जाएंगे जो भी बड़ी कंपनी अगर डेटा सेंटर्स यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। प्लस 2047 तक का टैक्स हॉलीडे जो कि गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है, जो कि डेटा सेंटर, जो कि ग्लोबल डेटा सेंटर्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी देते हैं और इंडिया का सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो ये अगर आप कुछ देखेंगे दोनों चीज़ें, एक टैक्स सर्टेनिटी और एक टैक्स हॉलीडे, ये दोनों चीज़ों से गवर्नमेंट ने बाहर की निवेश को हिंदुस्तान में आकर्षित करा है। प्लस लोगों को सर्टेनिटी देते देते डेटा सेंटर्स की सेटअप और उनकी रेकरिंग टैक्स कॉस्ट को कम करा है। तो थ्रू टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई से जॉब जनरेशन हो चाहे सेटअप हो, उन दोनों तरफ पे गवर्नमेंट ने काम करा। I hand it over to मिलन कि आपने देखा कि जो एंकरिंग है बजट की, पहले जो फिस्कल डेफिसिट पे होती थी, वो अब
डेट टू जीडीपी रेशियो पे हो रही है, विच इज बीइंग सेड इट इज इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लेकिन साथ ही साथ इसको लेकर कुछ कंसर्न्स में, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे टोटल बही खाते का एक छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक ठाक अमाउंट है। तो एक्चुअली आप जब डेट टू जीडीपी रेशियो को फोकस, दर्शकों को बता दे सौरभ, सॉरी समीर जी, कि क्या होता था पहले हम फोकस करते थे फिस्कल डेफिसिट, मतलब जितना सरकार ने कमाया उसके ऊपर उनका कितना खर्चा है, वो जो गैप है उस खर्चे में हम ना केवल एक्चुअल एक्सपेंडिचर की, भाई आपने ब्रिज बनाया, आपने सड़क बनाई, आपने मनरेगा पर खर्चा किया, उसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट में इंक्लूड करते, तो वो फिस्कल डेफिसिट आंकड़ा बनता था। आपको याद होगा यूपीए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को लेकर बहुत मारामारी होती कि 4% हो गया, इतना ज्यादा 3% से ऊपर कैसे चला गया। इस साल सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी है कि अब हम फिस्कल डेफिसिट को तो देखेंगे, लेकिन मेजॉरिटी हमारा जो एंट्री नंबर होगा वो होगा कुल ब्याज टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट अगर 3-4% होता है तो डेट टू जीडीपी 50% से ऊपर है हमारा, और वो होगा भी क्योंकि डेट का जो स्टॉक है, जो कर्जे का स्टॉक है, वो ज्यादा होता है गैप से। तो मैं समीर जी से ये पूछ रहा हूँ कि ये जो नया बेंचमार्किंग हम कर रहे हैं, इस पर की क्या है? हाँ जी, अगर आप देखेंगे दोनों के रेशो, एक डेफिसिट, बजट डेफिसिट और इंटरेस्ट टू जीडीपी रेशो, अगर आप देखेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग पिछले बार और इस बार और कम हुआ है बजट में, 4.4 से 4.3 हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हम ब्याज दरें देते थे और जो हमारा डेफिसिट रहा था बजट के अंदर, वो कम हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइड। अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट टू डेट, इसके अंदर हमारे को जो ब्याज देना होता था ऑन आर बोरिंग, जो हमें बोरिंग करनी पड़ती थी अपना बजट को बराबर करने के लिए, वो उससे रेशो से मापदंड करा गया है और वो भी कम हुआ है। अब आपने बोला कि ये पैरामीटर क्यों चेंज करा गया, और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक करा गया है। अगर हम देखें दोनों चीज़ें, चाहे वो डेफिसिट बजट हो या इंटरेस्ट टू बोरिंग्स हो। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी समीर जी, आप हमको आपकी आवाज आ रही है। ओके, सॉरी, मेरा वीडियो आप में लगा था। तो अगर आप देखेंगे दोनों चीजें हिंदुस्तान जो कि ये अभी बजट में प्रपोज किया हुआ है, दोनों पॉजिटिव साइड पे है। और ये हमारा ये रेशो मेजर करने का तरीका इसीलिए है क्योंकि इंटरनेशनली इसी तरह से ही हर जगह बजट पेश करा जाता है। सर, क्योंकि टैक्स में किसी तरीके की मेजर अनाउंसमेंट इस बजट में नहीं देखी गई, और काफी ज्यादा एक लेवल पे सरकार की ये कोशिश दिखाई दे रही है कि जो टैक्स क्लेम्स होते हैं, आईटीआर फाइलिंग्स होती हैं, उसमें काफी सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं, स्पेशली जो फॉरेन लिविंग रेजिडेंट्स हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कितना ये उनको प्रोत्साहित करेगा कि टैक्स फाइलिंग और डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स जो कर पाए, उसमें वो इस बार आगे आके बात करेंगे? अगर आप स्पेसिफिकली उन लोगों की बात करेंगे जो कि बाहर रहते हैं, उनके लिए काफ़ी चीज़ें ईज करी हैं गवर्नमेंट ने। अगर मैं पहली बात बोलूँ तो उनका निवेश इंडियन इक्विटी मार्केट में उसकी परसेंटेज को बढ़ाया है। दूसरा, अगर वो लोग कोई अपनी एसेट बेचते थे तब उनकी टैक्सेशन के लिए जो भी रेजिडेंट बायर होता था उसको अपना टैन नंबर के थ्रू कंप्लायंसेस करनी पड़ती थी, जिससे जो एक नॉन रेजिडेंट है अपनी एसेट बेचता था उसको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, चाहे वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने जाए, चाहे वो अपने टैन से अपने टैक्स भरे। इस चीज़ का प्रावधान को उन्होंने शिफ्ट कर दिया, रेजिडेंट को ही करना है सारा, एंड विच इज़ विदाउट टेकिंग अ टैन, तो मतलब पैन नंबर से ही उनका काम हो जाएगा। एक वो प्लस अगर आप देखेंगे कि कई लोग जो फॉरेन में एसेट होल्ड करते थे उनका या तो कोई चाहे ईसॉप भी करते थे, उसका डिस्क्लोजर रह गया है, उसके ऊपर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन प्रावधान था। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 6 महीने की एक स्कीम लेके आया है जहाँ पर पॉलिसीज और डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन 6 महीने की पॉलिसी, 6 महीने की स्कीम है, उसके अंदर कोई भी रेजिडेंट जो फॉरेन एसेट होल्ड करता है या कोई इनकम है उसको डिस्क्लोज करके 6 मंथ की विंडो दी गई है, टैक्स पे करके वो फ्री हो सकता है। तो अगर आप स्पेसिफिक नॉन रेजिडेंट्स के लिए और चाहे रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए कंप्लायंसेस में बहुत ज़्यादा प्रावधान लाए गए हैं।
उनकी जो रिटर्न थी, जो कि अभी हम सिर्फ 31 दिसंबर साल के आखिरी तक ही ऐसे रिवाइज कर सकते थे, अब हम 31 मार्च तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो 3 महीने का विंडो और दिया गया है, जहां अगर कभी हम डेटा कलेक्शन में लेट हो जाते हैं, वो भी प्रावधान किया गया है। बिल्कुल। हमारे साथ गुलजार डिडवानिया साहब भी हैं, पार्टनर डिलॉयट इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स। गुलजार साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे, ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स में छूट नहीं मिली, पिछले साल मिली थी तो इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था। मार्केट्स बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या हैं? आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, बजट का जो फोकस अगर हम देखें तो फ्यूचरिस्टिक बजट है। कुछ चीजें हैं जो इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया है, बट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट को अनाउंसमेंट किया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्कीम्स हो, चाहे वो एआई रिलेटेड टैक्स एग्जम्पशंस हो, चाहे वो कस्टम्स ड्यूटी कंसेशन सरकार ने अनाउंस किए हो, और चौथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट किए हैं सरकार ने। तो चारों एस्पेक्ट को देखते हुए 2047 का विकसित भारत का विजन रखते हुए सरकार ने अनाउंसमेंट किए हैं। शेयर मार्केट का जो आप रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट इमीडिएट चीजों का एक्सपेक्टेशन कर रहा था, तो इसलिए वो चीजें नहीं थी, इतने ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं थे, तो इसलिए शेयर मार्केट हो सकता है नीचे जा रहा हो। बट ये सारे के सारे अनाउंसमेंट जो हैं वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करे गए। ये मेरा इनिशियल कमेंट है इस पे। आप शायद म्यूट है। करते हैं हमारी टीम। हाँ, तो सब लोग यही बोल रहे हैं, पहले हमने गोगिया साहब को भी सुना, अभी गुलजार साहब भी यही बोल रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक बजट है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब मुझे लगता है कि गुलजार साहब इससे एग्री करेंगे कि इमीडिएट स्टिमुलाई नहीं दिख रहे हैं आपको। जैसे कि इमीडिएट स्टिमुलाई होते हैं कि आपने कोई ऐसी स्कीम अनाउंस कर दी जिसके साथ इमीडिएट लोगों के हाथों में पैसा आ गया या इमीडिएटली कोई राहत मिली। फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये है कि आज जो आपने पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं उसका इम्पैक्ट अगर कुछ होगा तो वो आगे जाकर हमें पता चलेगा। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि हम पॉलिसी बना देते हैं, लेकिन उसकी समीक्षा जब करने का समय आता है 4-5, जैसे मान लीजिए अब 5-7 साल पहले एक स्कीम आई थी स्मार्ट सिटी का इवैल्यूएशन नहीं हुआ, लेकिन वो भी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी थी कि भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आज ताकि हमारे जो शहर है वो लिवेबल बने आगे जाके। तो ये बात यहां तक सही है कि कैपेक्स ओरिएंटेड बजट है, इसमें बिजनेसेस को सपोर्ट दिया जा रहा है। करंट एक्सपेंडिचर जो है वो शायद कोई बहुत बड़ा मेजर टिकट आइटम नहीं आया है कि एक नया आइटम आ गया तो आपको उसके लिए अकोमोडेशन करना है। बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर है वो आज जो होगा या फ्यूचर में होगा वो आप फ्रंट लोड कर रहे हैं ताकि बाद में आपको उसका असर दिखे। मुझे लगता है गुलजार साहब और समीर साहब का ये मतलब फ्यूचरिस्टिक का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट मैं वही बोलूंगा, गैप ये है कि इसकी समीक्षा हम कितने अच्छे से कर पाते हैं, कितने साइंटिफिक तरीके से कर पाते हैं, वहां मुझे एक गैप। बिल्कुल, डेटा सेंटर्स की बात हुई है, चीपर कैंसर ड्रग्स की बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि अभी बड़े बड़े चुनाव खत्म हुए, अभी 5 राज्यों के चुनाव आने हैं, और अक्सर हमने देखा था पिछली बार का जो बजट था वो दिल्ली चुनाव के मद्देनजर हम लोगों ने काफी एनालिसिस किया था। गुलजार साहब, ये बताइए कि फ्यूचरिस्टिक आपने कहा बजट है, लेकिन एक फौरी राहत एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि अभी जिन इंडस्ट्रीज को ट्रम्प टैरिफ से मार लगी है उन पर क्या असर पड़ेगा, चाहे वो श्रिम्प इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे वो जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री हो। फॉर एग्जांपल, आई कम फ्रॉम अ सिटी कॉल्ड कानपुर, वहां पर बहुत ज्यादा कवरेज नहीं होता है, लेकिन ट्रेनरीज बंद हो गई हैं, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उतना कवरेज नहीं होता। वही हाल सूरत में देख रहे हैं, जहां पे जेम्स एंड ज्वेलरीज का काम होता है, वहां भी लाखों जॉब लॉसेज हैं। तो उस सेक्टर को क्या मिला इस बजट से? देखिए, सरकार ने लेदर का एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, उनके लिए एक थोड़ा सा जो कस्टम्स में प्रावधान है उसमें संशोधन किया है। कि आप, मेरी आवाज आ रही है? जी बोले। जी। हाँ, सो अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, आप लेदर इंडस्ट्री की बात करें, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, लेदर इंडस्ट्री की बात करें, तो उसमें कस्टम्स के कानूनों में कुछ संशोधन किया गया है, जिसमें पहले जो समय सीमा थी कि आप अगर कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 6 महीने का टाइम था, अब सरकार ने उसको बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है। तो एक ये इमीडिएट मैं अगर
टैक्स प्रोविजंस की बात करूं, टैक्स के प्रावधानों की बात करूं, तो एक इमीडिएट उन्होंने प्रोविजन दिया है। बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स पे कस्टम्स ड्यूटी का कंसेशन मिल गया है। अगर आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अगर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे तो उसमें कस्टम्स ड्यूटी कंसेशन है। कैपिटल गुड्स पे कस्टम ड्यूटी कंसेशन है। बहुत सारे कस्टम्स ड्यूटी कंसेशन जो अगर आप इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट का इंजन बनाएंगे और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग और एमआरओ के लिए कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कस्टम्स ड्यूटी का कंसेशन दिया गया है। और तो ये अगर मैं कस्टम्स ड्यूटी के हिसाब से बात करूं तो काफी सारे सेक्टर सरकार ने अपने देखा कि कहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, उसमें सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स पे कम करी है। लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो ड्यूटी में कोई राहत अभी तक मेरे हिसाब से नहीं दी है, पर जो प्रोसेसिंग का टाइम है उसको बढ़ा दिया है 6 महीने से 12 महीने। टाइम को बढ़ाया है, ये एक अहम बात है। मिलन, आप पूछना चाहें कुछ? जी सर, देखिए हर बजट में ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम को लेके बहुत सारी बातें होती थी और धीरे धीरे टैक्स प्रावधान भी ऐसे कर दिए गए हैं कि लोगों को खुद ही न्यू टैक्स रेजीम अट्रैक्टिव लगे और वो खुद ही उस पर शिफ्ट हो जाएं। तो इस बजट में ज्यादा कुछ कहा नहीं गया उस बारे में, लेकिन ये जरूर कहा गया कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ जो सैलरीड क्लास है उसके लिए आपको कुछ मेजर लगता है इस बजट में आया, क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है इस बात पर। और जो स्टैंडर्ड फ्लैट डिडक्शन है कंपेयर टू जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं और महंगाई के जो रेट हैं, उसमें जो सैलरीड क्लास झेल रहा है मारदौरी, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर आप देखेंगे कि नया इनकम टैक्स चालू हो जाएगा 1 अप्रैल से, लेकिन अब इसके जो रूल्स और फॉर्म्स हैं अभी नोटिफाई होने बाकी है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट नई रिजीम में और देना चाहती है तो वो उनके थ्रू दे सकती है। बट अगर आप देखें कि 2 एक्सपेक्टेशन थी लोगों की इस बजट से, एक की इंटरेस्ट डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन उनको नए उसमें मिल जाए और मेडिकल की डिडक्शन मिल जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष में 70% लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं वो नई रिजीम में आ चुके हैं, सिर्फ 30% लोग अभी पुरानी रिजीम में बाकी है। गवर्नमेंट चाहती थी कि जैसे धीरे धीरे इस पुरानी रिजीम को खत्म ही कर दिया जाए सो दैट सब लोग नई रिजीम में ही आए, और इसी के लिए सबकी यही मांग थी कि उसको और बेनिफिट बढ़ा दिया जाए या ये 2 प्रोविजन और ला दिए जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी रूल्स और फॉर्म्स नोटिफाई होने बाकी है। 1/26 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह ला सकती है। लेकिन इस बारी का बजट गवर्नमेंट का पूरा इसका पूरा आइडिया था कि इस बारी का बजट में ईज ऑफ कंप्लायंस करें रेदर देन कोई हम डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को दे पाए। तो अगर आप देखेंगे ईज ऑफ कंप्लायंस में हर इंसान को एक हमारी जो रिटर्न थी जो 31 दिसंबर से फाइल कर सकते थे हम लेट रिटर्न, अगर हम कोई डेटा इकट्ठा नहीं कर पाए तो लेट रिटर्न थी, उसको 31 दिसंबर से उन्होंने 31 मार्च कर दिया। आप कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट अगर प्रॉपर्टी बेचता था लोअर डिडक्शन लेना पड़ता था, कम दिक्कत होती थी, उसको उन्होंने काफ़ी ईज करा है। कोई इंसान जब पर्सनल बैगेज या कोई बाहर से लेके आता है उसको उन्होंने ईज करा है। इम्पोर्ट मतलब अगर आप देखेंगे दवाई तो आप देखेंगे मध्यम वर्ग को उन्होंने प्रोसीजरल और कंप्लायंस के थ्रू राहत देने की कोशिश करी है रेदर देन डायरेक्ट उनको कोई बेनिफिट उनके हाथ में या कोई डिडक्शन के थ्रू दे। बहुत ज्यादा आम आदमी के लिए सीधे क्या है, तो वही थोड़ा सा गोगिया साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इनडायरेक्टली वो समझा रहे थे आम आदमी के लिए क्या खास है, क्या खास है इसमें। तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ, एक नया एलिमेंट इस डिस्कशन में सौरभ। देखिए ये हम काफी सालों से कह रहे थे भारत ब्लेस्ड है डेमोग्राफिक डिविडेंड कि इस समय हमारी शायद सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है प्रोपोर्शन वाइज अगर देखें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी मिलन कि ऐसे कई राज्य हैं जहां पे अब हम बूढ़े होना शुरू हो गए। और एक बात होती है जैसे यूरोपियन देश हैं तो वो पहले अमीर हुए फिर वो बूढ़ा होना शुरू हुए, तो उसमें क्या होता है कि जब आपके पास एक इनिशियल स्टॉक ऑफ वेल्थ है तो अगर आपकी इकोनॉमी वृद्धि भी हो रही है तो वो जो स्टॉक ऑफ वेल्थ है वो सफिशिएंट होती है उस वृद्ध पॉपुलेशन को फाइनेंस करने के लिए।
कई जगहों पे नहीं भी होती, जैसे ग्रीस में हमने देखा क्राइसिस हो गया। तो अब तमिलनाडु वगैरह जैसे बूढ़े हो रहे हैं तो उनके पास एक ठीक ठाक स्टॉक ऑफ वेल्थ है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो बूढ़े भी हो रहे हैं और जो अमीर भी नहीं हुए। तो वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो विंडो है वो हर राज्य के लिए एक तो एक समान नहीं है। भारत का भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो है, मतलब वो टाइम पीरियड जब हमारी जो जनसंख्या है प्रेडोमिनेंटली युवा रहेगी, वो भी अब कहीं ना कहीं क्लोज हो रहा है। तो ऐसे में बार बार हम सुनते हैं नौकरियां कहाँ हैं, नौकरियां कहाँ हैं, खासकर जो सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड, जो हमने बात शुरू में की शो के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जॉब्स कहाँ हैं। तो इसको अगर हम इस संदर्भ में देखें कि हमारी पॉपुलेशन भी कई राज्यों में अब वृद्ध हो रही है और अभी तक उतनी अमीरी भी नहीं आई है कि वो शांति से मतलब हम बैठ जाए। ऐसे में इस बजट में, और मुझे लगता है बजट को पर ये लादना थोड़ा अनफेयर भी है, बट क्योंकि आज हम एक पॉलिसी डिस्कशन कर रहे हैं, सौरभ से बार बार बोलता हूं, हमारा देश राजनीति से इतना ऑब्सेस्ड है कि नीति की हम बात ही कम करते हैं, तो आज हम नीति की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अहम बात यह है कि इस बजट में भी मेंशन किया है कैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लिंक करके नए आयाम खोजे जाए। और डॉक्टर बत्रा कह रहे हैं, तो मैंने ये बहुत जो अनाउंसमेंट सुना, कंटेंट क्रिएटर लैब्स, उस पर इन्वेस्टमेंट, ऑरेंज इकोनॉमी पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है सरकार। तो ये एक सरकार भी देख रही है कि एक नया एवेन्यू है जॉब क्रिएशन का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। हम भी कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी में आ गए, ऑरेंज इकोनॉमी में। सो ये सारी चीजें, और साथ ही साथ क्योंकि हमने अभी एक रिपोर्ट की थी, रिक्रूटिंग एजेंसी से बात की कि किस तरीके से Amazon में लेऑफ्स हो रहे हैं, और ये कोई यंग लोगों के लेऑफ्स नहीं है, दीज लेऑफ्स आर हैपनिंग एट अ हायर लेवल। किसी इंसान ने 10 साल Amazon में बिताए हैं और उसके बाद उनको फायर किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ऑफ कोर्स यूएस जिस तरीके से जो नई ट्रम्प सरकार है, उसकी जो नई नीतियां हैं, उसकी सीधी मार जो है भारत में पड़ गई, मतलब AI ऑटोमेशन की वजह से भी। तो सवाल ये है कि जो हम फ्यूचरिस्टिक बजट की बात कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं, मिलन और समीर जी, आपको लगता है, गुलजार और समीर जी, सॉरी, आपको लगता है कि इतने फ्यूचरिस्टिक अभी हम देख पा रहे हैं कि आगे क्या वेट कर रहा है? हम 47 की बात तो करते हैं विकसित भारत, हमारा देश तैयार है, लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं, क्या हम इनके बारे में गहन तरीके से सोच रहे हैं? और अगर हम सोच रहे हैं तो क्या ये बेबी स्टेप्स हम ले रहे हैं? मैं आपके सवाल को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर कर, मसालेदार नहीं करता मैं, मतलब आम लोग, क्योंकि इस वक्त हजारों लोग हमें लाइव देख रहे हैं, मैं नंबर्स बता रहा हूँ देख के। ये स्पेसिफिकली चलिए गुलजार साहब से पूछता हूँ। गुलजार साहब, ये हम लोग बात करें 247 विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 माफ कीजिएगा। इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है हर महीने। क्या हम एज अ कंट्री तैयार हैं कि इस फ्यूचरिस्टिक बजट को समझें और उस हिसाब से आचरण करें? बहुत एक लेमैन भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों में जो जुड़े हुए हैं इस वक्त। देखिए, मैं आपकी बात से यहाँ पे सहमत हूँ कि लेमैन के लिए सीधा कोई ऐसा बेनिफिट इस बजट में नहीं आया है, पर बहुत सीधी भाषा में सीधा जवाब देता हूं। पर अगर मेरा जो मानना है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने कोशिश करी है, इमीडिएट बेनिफिट मैं नहीं देखता, बट अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने जो कोशिश करी है, फोकस यही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो भारत अभी जो सरकार का जो एम है कि 25% जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए, जो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा बोलूंगा मैं है, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और ट्रम्प के टैरिफ से भी बचने के लिए जो अपने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसमें जो आपका सरकार ने जो पहले बेनिफिट दिए थे अप्रत्यक्ष कर में, इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट दिए थे, उसमें जो बेनिफिट खत्म हो गए, और जो उनकी जो कैपेसिटी है वो काफी स्पेयर पड़ी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। तो सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रावधान में भी काफी संशोधन किया है कि अगर मैं भारत के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मटेरियल सप्लाई करता हूं तो उसमें कंसेशनल ड्यूटी लगेगी। तो ये एक सीधा सा बूस्ट दिया जा रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े, और जो आज वहां पे जो तलवार लटक रही है जो वर्कर्स है उन पे की मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, तो क्या मेरा रोजगार रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत समय से मांग थी इंडस्ट्री की, तो उस पर सरकार ने कदम उठाया है। दूसरा, एक और बताता हूँ मैं बेनिफिट, थोड़ा सा और बताता हूँ कि एक स्कीम होती है कस्टम्स में, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, AEO स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है कि आप इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको एक
ट्रस्ट बेस्ड प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है सरकार की तरफ से। इसमें पहले जो ड्यूटी का जो पेमेंट डेफरमेंट का था 15 दिन की समय सीमा थी, उसको बढ़ा के 30 दिन तक कर दिया है। तो ये भी एक वर्किंग कैपिटल में जो आपके इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं वर्किंग कैपिटल में उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। तो हाँ, मैं नटशेल बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सीधा फायदा नहीं दिख रहा है, बट अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार ढांचे को सुधारने की कोशिश कर रही है उसमें हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। बिल्कुल। तो समीर साहब, जैसा हम समझ रहे हैं, गुलजार साहब जो कह रहे हैं कि भाई अभी तुरंत आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में सरकार ने इस बजट में ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें होगा, और सवाल है हो ही जाएगा, एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को जानते हैं, हमारे दोस्तों को जानते हैं जो पिछले 1 महीने में अपनी नौकरी खो चुके हैं। ऐसे में इंडिविजुअली आई नो माय फ्रेंड्स जो स्कूल में पढ़ते हैं इस तरीके से, तो उनको भी एक उम्मीद थी कि भाई खासकर व्हाइट कॉलर जॉब्स उसमें कुछ बेटरमेंट हो जाए। क्या वो होता हुआ नजर आ रहा है गोगिया साहब? उनके लिए क्या बजट में है? अगर नहीं है तो फिर उन्हें क्या सोचना चाहिए? मुझे नहीं लग रहा है कुछ खास है, लेकिन व्हाइट कॉलर नौकरी वालों के लिए क्या है और वो कैसे देखें इस बजट को? देखो, अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब की बात करोगे तो डेटा सेंटर्स जो बन रहे हैं, जहां पर प्रावधान लेके आए हैं कि हम टैक्स हॉलीडे देंगे अगर कोई भी ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो इंडिया की कंपनी को यूज करके डेटा सेंटर्स बनाएगा, उसको हम 2027 तक हम उसको टैक्स हॉलीडे देंगे। तो अगर आप आने वाले समय प्रावधान देखें तो काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स हिंदुस्तान में एज ए डेटा बैकअप बनेंगे। तो एक तो वहाँ पर, लेकिन अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने सारे इस बजट से पहले ही सारे लेबर कोड्स का रैशनलाइजेशन करा है। तो अगर आप देखेंगे तो अब इसको दो तरीके से देखिए। एक कि हमारे को स्किल बेस्ड जॉब्स क्रिएट करनी है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीमें स्किल बढ़ाने के लिए भी रखी है। लेबर कोड को रैशनलाइज करा, गिग वर्कर्स के लिए भी पहली बार उनको रिकॉग्नाइज करा। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में देखेंगे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे व्हाइट कॉलर जॉब, तो व्हाइट कॉलर जॉब सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी वाले सेक्टरों में ही जनरेट ज़्यादा होंगे, और उसकी तरफ भारत ने कदम उठा लिया है। अगर आप देखेंगे सारे जीसीसी सेंटर्स भी ओवर द टाइम हिंदुस्तान में बनेंगे। आप देखेंगे कि अब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एप्पल की फैक्ट्री, सैमसंग की फैक्ट्री है, ये सारी लग रही हैं। तो ये डायरेक्शन सही है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बट स्पेसिफिकली कोई वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब में सिक्योरिटी या वो सब थ्रू रैशनलाइजेशन ही होगा। और हम होप करते हैं कि जैसे जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, जो कि गुलजार ने बोला 25% गवर्नमेंट चाहती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए, तो वाइट कॉलर जॉब भी और क्रिएट होंगी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बता दे दर्शकों को अपने कि अभी 16-17% है, तो 25% आना मतलब, और बहुत सालों से हम ये एम्बिशन पाल रहे हैं, मुझे लगता है ये हो जाए अगर, तो हम एक बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में आ जाएंगे अर्थव्यवस्था के तौर पर। मैं आगे बढ़ने से पहले सौरभ, जो फाइनेंशियल मार्केट्स कहीं ना कहीं जैसे रिएक्ट कर रही हैं उस पर हम छोटा सा एक नजर डालें कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है कि मान लीजिए मैंने आज आपसे एक करार कर लिया कि मैं आज से 6 महीने बाद फला चीज आपसे खरीद लूंगा इस दाम पर, फ्यूचर ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है कि मेरा आपका एक करार हो गया, लेकिन मैंने कहा कि जब 3 महीने बाद समय आएगा तो शायद मैं आपसे खरीदूं, शायद मैं आपसे ना खरीदूं, मैं ये ऑप्शन खरीद रहा हूं साथ में, कि मेरे पास ये जो ऑप्शन है कि मैं आपको वो जो हमारा ट्रेड आज फिक्स हो गया है वो या मैं उसमें से ऑप्ट आउट कर जाऊं या मैं उसको पूरा कर जाऊं, ये एक ऑप्शन होता है। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर स्पेकुलेशन बढ़ सकती है मार्केट में कि आगे रेट क्या होने वाला है। तो ये जो एसटीटी बढ़े हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर्स पर, ये 0.02 से लेकर 0.05%, हम कह रहे थे कि मार्केट शायद नेगेटिवली रिएक्ट इस वजह से भी कर रही है क्योंकि इस पर टैक्स रेट बढ़ गया है। सिमिलरली ऑप्शंस पर ये 0.1 से बढ़कर 0.15% कर दिया गया है। तो अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों? एक तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन तो होता ही है, कोई भी टैक्स जब बढ़ता है तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन उसका एक टारगेट होता है कि सरकार का रेवेन्यू बढ़े, लेकिन साथ साथ कभी कभी टैक्स इससे भी इंपोज किया जाता है कि कुछ ऐसा बिहेवियर जो अर्थव्यवस्था को हार्म कर सकता है उसको कंट्रोल में लाया जाए। उदाहरण के तौर पर आप सिगरेट पर टैक्स लगाते हैं, तो सिगरेट के टैक्स के 2 पर्पस होते हैं। एक, सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, दूसरा जो पब्लिक हेल्थ पर सिगरेट स्मोकिंग का असर है वो भी कम हो ताकि लोगों का बिहेवियर बदले।
तो ये एक ऐसा उदाहरण है टैक्स का जहां रेवेन्यू मोबिलाइजेशन भी होगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये चाह रही है सरकार कि जो डेरिवेटिव बाजार है, जिसको हम ये जो डेरिवेटिव होता है, मान लीजिए एक अंडरलाइंग एसेट है शेयर या बॉन्ड, उससे उपजे जितने भी और सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो ऑप्शंस हो गए चाहे वो फ्यूचर हो गए, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो जो डेरिवेटिव मार्केट में अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए कि भाई जितना ट्रेडिंग ज्यादा होगा उतनी स्पेकुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, तो अगर आप टैक्स बढ़ा देंगे तो ट्रेडिंग कम हो जाएगी तो स्पेकुलेशन घट जाएगी, ये एक उद्देश्य हो सकता है। तो ये जो आप नंबर्स दिखा देते हैं कि पीएसई और एंजल वन के शेयर करीब 10% गिर गए हैं, ग्रो के शेयर करीब 9.6% रिसेंट डेटा है, मतलब और आईआईएफएल फाइनेंस के 4.9% की गिरावट आई है। और सरकार, जैसे आप बोल रहे थे, सरकार का उद्देश्य डायरेक्टिव बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी को कम करना है। तो सरकार, क्योंकि मार्केट जो लगातार गिर रहे हैं, उसको भी कोशिश कर रही है कि लॉन्ग टर्म में वो स्टेबल हो जाए। सौरभ आज का और मैं गुलजार जी और समीर जी से भी पूछना चाहूंगी, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, डोंट यू थिंक सो? बिकॉज इस वक्त एक एंथुजियाज्म दिख रहा था मार्केट्स में और लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, और इस वक्त इस पे रोकना और इस पे टैक्स लगाना, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि एक नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है इस बारे में। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, और जैसे मैं बता रही थी, आप एक एफडी में अगर इन्वेस्ट करेंगे या किसी स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आपको क्या रिटर्न मिलेगा? सो आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे? जी, तो मिलन, मुझे लगता है कि दो सवाल आपने पूछे, ये करना चाहिए था या नहीं, ये आपके उद्देश्य पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि आज स्पेकुलेशन इतनी भारी मात्रा में हो रही है कि कल को जाके बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, तो शायद ये पॉलिसी डिसीजन सही भी है, बट ये सरकार के उद्देश्य पे डिपेंड करेगा। अगर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इसका टारगेट है तो मैं मानता हूं कि बेहतर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले निचली इनकम के लोग नहीं होते, वो ऊपर, तो उसे हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं मानेंगे, जो हमने कल भी चर्चा की सौरभ आपके साथ। दूसरा आपका सवाल था इन्फ्लेशन। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, बजट को ओवर बर्डन ना करें, बजट का एक मैंडेट होता है। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट आरबीआई का मैंडेट है, मॉनेटरी पॉलिसी का मैंडेट है। आप बजट में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप सप्लाई चेन्स को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो कम हो। ऐसा ना हो कि जो ड्यूटियां आप लगा रहे हैं इंपोर्ट पे, उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाए। So can I ask, will they pull out more now? What do you mean? Market? With the investors, क्योंकि मैं आई थिंक समीर जी, आपके पास इतने बढ़िया ये कोट पैंट में लोग बैठे हैं, आप मुझसे ये क्या इन्वेस्टर्स पुल आउट करेंगे मार्केट से? आपको क्या लगता है सर? FII देखो, एक्चुअली अगर आप देखेंगे पिछले साल में मैक्सिमम एफआई ऑलरेडी ऑप्टेड आउट है। अगर आप स्पेसिफिकली इस टैक्स की बात करेंगे एफएनओ के ऊपर, आप देखेंगे 95% लोग जो पिछले साल में उन्होंने इसमें लॉस इनकर करा है, विच मीन्स कि ये जो गवर्नमेंट का नजरिया है वो सिर्फ इसको सट्टेबाजी को रोकने का ही है और लोगों को डिस्करेज करे। कि आप देखेंगे 90%, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर मिडिल क्लास भी हो, एंड दे कैन एंटर, जो मार्केट छोटे से अमाउंट से भी वो एंटर कर जाते हैं। और वही मैं आपसे कह रही थी कि छोटे से अमाउंट से भी मार्केट एंटर की जा सकती है। हाँ, इसी को उन्होंने डिस्करेज करने के लिए ये रेट को बढ़ाया है। और अगर आप देखेंगे एफआईएस पे इम्पैक्ट, एफआईआई इसके ऊपर निवेश नहीं करते मोस्टली, दे आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। तो ये मोर ऑन स्पेकुलेशन फॉर पीपल एंड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास एंड हायर क्लास, व्हाट ही सेड, उन्हीं के लिए है जो कि स्पेकुलेशन बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको डिस्करेज करा है। और गवर्नमेंट का पर्पस ही यही है कि ये स्पेकुलेशन को थोड़ा सा डीग्रोथ करे, मतलब कि इसको रेजिस्ट करे लोग। एक कमेंट गुलजार जी से भी ले, मैं गुलजार साहब से ऐड कर लेता हूँ। गुलजार साहब, जो हम लोग को कुछ लाइव लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग, वो मैसेज कर रहे हैं। एक हमारे बड़े नाइव से दर्शक हैं और भोले भाले दर्शक है, पूछ रहे हैं, बताइए कि ये जो सोना और चांदी जो बिल्कुल कभी बाउंसर आ रहा है, कभी फुल टॉस आ रहा है, कभी बीमर आ रहा है, ये कब स्टेबल होगा? तो ये एक बहुत लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि सोने और चांदी के दामों में कब स्टेबिलिटी देखेंगे हम। देखिए, मैं सोने और चांदी का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर मैं फॉलो करता हूं इन चीजों को। जितना इनकी जो रेट में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, उसका डिमांड सप्लाई से मेरे को सीधा लिंक नहीं नजर आता। ये एक्चुअली जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए, अगर आप शुक्रवार की बात करें तो रेट में काफी एक साथ ही पाया था। ऐसा थोड़ी कि एक दिन में लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया। ये तो जो ट्रेडिंग हो रही है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, जिन्होंने, तो समीर जो बात बता रहे थे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं, बेचते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग मेरे को दिख रही है इसमें क्लियरली।
ना कि सीधा सीधा इम्पैक्ट डिमांड सप्लाई का उसमें आ रहा है कोई। आज भी देखिए सोना चांदी के रेट में थोड़ी गिरावट आई है और हो सकता है फ्यूचर में भी आए इन चीजों पे। पर लॉन्ग टर्म अगर देखें तो अगर आप इंडस्ट्री में इसका कंजम्पशन देखें, चाहे आप एल्यूमिनियम की बात करो, कॉपर की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो, चांदी की बात करो, इनका कंजम्पशन इंडस्ट्री में जाएगा तो इनकी प्राइसेस में बढ़ोतरी आएगी, मेरे हिसाब से कंटिन्यूअसली रहेगी। पर जो फ्लक्चुएशन जिस तरह से हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो डिमांड सप्लाई का कोई उससे लिंक है। ये सीधा सीधा प्रॉफिट बुकिंग और इन्वेस्टमेंट का लिंक है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, गुलजार साहब एग्री करेंगे इस बात से कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट का इससे बहुत लेना देना है। मतलब ये लोकलाइज्ड मार्केट नहीं है केवल कि इसमें पार्टिसिपेशन ज्यादातर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, फॉरेन कम है। इंटरनेशनल सप्लाई चेन है, इंटरनेशनल डिसरप्शन है। और सिल्वर खासकर जो है वो अनलाइक गोल्ड उसके दो यूजेस हैं, एक इंडस्ट्री यूज है और एक हेज। हेज मतलब होता है कि देखिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो सिल्वर का जो ये ट्रेंड चला है इसके पीछे कई कारण है। इसमें चाइना का भी एक फैक्टर है, इसमें ट्रम्प का भी एक फैक्टर है, इसमें गोल्ड का भी एक फैक्टर है। तो ये चलता रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि मिलन का भी एक फैक्टर मिलन का भी फैक्टर है। मुझे लगता है कि गुलजार साहब कह रहे थे वो एक्सपर्ट नहीं है, मुझे लगता है इंडिया में 4 चीजों के हम सब एक्सपर्ट हैं क्रिकेट, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और गोल्ड। तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है तो हम में से नहीं, सभी लोग सबको, लेकिन सोने और चांदी पर क्या होगा उस पर थोड़ी चर्चा करने की कोशिश की, क्योंकि लोग थोड़ा सेफ ऑप्शन सोचते हैं कि भाई मार्केट इतना फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इंस्टेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में, तो सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो। तो बेचारे जो शादी ब्याह में खरीदते हैं, थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं, बेचारे हैंड टू माउथ हैं, उनके लिए समस्या हो गया। उनके लिए भी कुछ होगा सर समीर साहब जीवन में? गरीब लोगों की सोची जाएगी ये सोना चांदी। एक चीज अच्छी हुई है ना कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी है, पता है आपको? जो हमारी फेक ज्वेलरी मार्केट है वो बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली चमकती हुई चीजें ले लें, भले ही सोना ना हो। जी गोगिया साहब। हाँ, मैं ना इस सोना चांदी को काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, तो मतलब चलिए। प्रोफेशनल मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैं जो इसके कारण समझ पा रहा हूँ। आप कह रहे हो कि कब स्टेबल होगा, किस प्राइस पे स्टेबल होगा। अगर आप देखेंगे तो ये तो डायरेक्ट यूएस और चाइना का ही खेल है इसमें। मतलब हम लोग को अगर एक दिन में 1.82 आ जाता है रेट, 1.85 आ जाता है और वो गिर जाता है, इसका ये तो मतलब है कि सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करके सब एग्जिट हुए। अब कारण सब लोग दे रहे हैं कि ट्रम्प ने फेड में किसको अपॉइंट करना है मई में जो आएगा, उन्होंने रेट कट नहीं करा, या चाइना ने होल्ड करा मेटल, और अगर मेटल नीचे जाएगा तो डॉलर ऊपर जाएगा, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप, तो उसने डॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए करा। तो हम एक बहुत छोटे से प्लेयर हैं इसमें, जो कोई प्रेडिक्ट कर पाएंगे सोने का क्या होगा। ये दो सुपर पावर्स की फाइट है जिसमें कहाँ मार्केट ट्रेंड जाएगा ये किसी को भी प्रेडिक्ट करना या इसके ऊपर पैसा लगाना, आई विल सजेस्ट कि नहीं करना चाहिए। अपनी जरूरत के हिसाब से और जितनी कैपेसिटी और लॉस बेयर करने की उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, तो बहुत सही बात बोली। थैंक यू गोगिया साहब, थैंक यू गुलजार साहब। हमारी कवरेज लगातार बाकी है, बहुत एक्सपर्ट हम लोगों ने बताया। तो देखिए जैसे वो कह रहे थे कि जो सोना खरीदने की बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, अपने जरूरत के हिसाब से खींचे। तो जैसे सरकार का बजट फ्यूचरिस्टिक है, जनता की सोच भी फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो हो नहीं रही है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। बत्रा साहब कुछ और अपडेट दे देते हैं कि सरकार ने, यानी वित्त मंत्री ने 7 शहरों के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात कही है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, दिल्ली से वाराणसी, हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई से वाराणसी के बीच हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाने वाले हैं। ये एक अहम बात है। जो चीजें सस्ती हुई फिर बात की, शराब महंगी हो गई है, अच्छा कोयला महंगा हो गया है। जैसे उन्होंने शराब महंगी तो आप लोग अच्छा नहीं, मैं तो आपकी शक्ल देख रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो ग्रीन टी वाला। ये हाई स्पीड की जो बात आपने कही है, अभी तक हम अहमदाबाद से मुंबई का जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और उसकी जो डेडलाइन है वो आगे सरकती जा रही है। अब सरकार ने कहा कि 2027 में बनकर तैयार होगी, वो फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है हमारा। तो कहीं ना कहीं सरकार ये भी चाह रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो सफर है उसमें ईज आए बहुत ज्यादा लोगों के लिए। और पर्सनली स्पीकिंग, इसमें जब बजट में कुछ नहीं दिख रहा है तो आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगेन नौकरियों और इन्वेस्टमेंट और सेविंग मनी सेविंग्स जो, क्योंकि पॉकेट पे जब मार पड़ती है
तब जो इन्वेस्टर है, जो आम आदमी है, वो ज्यादा इम्पेशेंट फील करता है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रुमकी मजूमदार हैं, डायरेक्टर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं डिलॉयट की। मैम थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। संडे हम सब लोग पूरी पुख्ता कोशिश कर रहे हैं कि छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा मेहनत के साथ देश की जनता को इस बजट पर समझाएं, बताएं। बड़ी चर्चा हो रही है, बड़े मार्केट नहीं समझ रहे हैं। आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या है इस बजट पर जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने 85 मिनट में देश को बताया है? थैंक यू सो मच। आज का जो बजट जो है वो काफी सप्लाई साइड की तरफ फोकस दिया गया है, क्योंकि हर बजट में सरकार चौका या छक्का तो नहीं मार सकती। लास्ट टाइम उन्होंने काफी रिफॉर्म्स लाए थे, जो कि टैक्स एग्जेम्पशंस थे, जीएसटी रिफॉर्म्स थे। तो जो जितना सरकार कर सकती थी कंज्यूमर को डिमांड को पुश करने के लिए, वो कर चुकी है। इससे ज्यादा एनी टैक्स अगर कट होता है तो वो रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट करता है, वो फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट करेगा, वो डेट पे इम्पैक्ट करेगा, जो कि हमारे देश के लिए अभी वो ये अगर हाई हो जाए तो इससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और पे काफी इम्पैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट वो नेगेटिवली काम करेगा। जो आपका इस बार का जो अनाउंसमेंट हुए हैं, सारे मेजर सेक्टर्स पे फोकस किया है, 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पे। अगर उस सेक्टर्स पे अगर जोर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी जॉब क्रिएशंस होंगी, कितना इनकम बढ़ेगा और कितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। सिमिलरली अगर आप देखा जाए तो बजट पे सोशल इश्यूज पे काफी दिया है, एजुकेशन, हेल्थ, इवन एमएसएमईज पे भी काफी फोकस है, जो कि लास्ट ईयर काफी उन पे इम्पैक्ट आया था बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कंज्यूमर को डिमांड को पुश नहीं किया तो कुछ नहीं किया। बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लाए गए हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखने के लिए। तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था, पीपल ओवर पॉपुलिज्म, एंड आई थिंक वो ही उन्होंने किया है। कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं लिए हैं, बट बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पुश करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म सब लोग यही कह रहे हैं समझाने के लिए। अभी डॉक्टर मजूमदार भी यही कह रही है कि फ्यूचरिस्टिक बजट है, सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश है, नौकरियां आगे आएंगी। पता साहब, आपका सवाल जो भी आप पूछना चाहे रुमकी जी से, साथ में एक थोड़ा सा समझिए कि किसानों को क्या मिला, क्योंकि हमारा इस समय हमें 1000 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, तो कुछ बाकी तो चैनल थोड़ा सा ज्यादा ही है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कामगार हैं, किसान हैं, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं हमें क्या मिला। खाद के दामों को लेकर चर्चा होती रहती है, तो किसानों के लिए बहुत कुछ खास नहीं है। नारियल के किसानी के लिए कुछ कुछ बातें हैं, वो नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब बजट ठीक है, फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, लेकिन लोग जिस तरीके से, हमारे यहाँ तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है ना, लोग सोचते हैं कि रात तक खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले महीने सैलरी लेट हो गई तो ईएमआई नहीं जाएगी। तो वो सारी चीजें भी है, चुनौती भी है, जो सामने देखनी चाहिए। नहीं, तो इसमें आपने किसानों की बात की। देखिए, मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कोई बहुत, जैसे कि रुमकी जी ने कहा, बहुत कोई ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री पर कुछ फोकस किया गया है, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है, इंडियन कैशू और कोको, मतलब कुछ ऐसे क्रॉप्स उन पर फोकस किया जा रहा है। फिशरीज जो आपने बात की, श्रिम्प्स और फिशरीज की बात की, सैंडलवुड सदर्न इंडिया का, मतलब हमें जो बेल्ट है, चंदन। भारत विस्तार, मतलब एआई के जरिए जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, ये सारे अच्छे कैची टर्म्स हैं। मुझे लगता है कि रुमकी जी से मेरा वही सवाल है जो पहले मैंने कहा था। सवाल नहीं है, कमेंट है, वो भी इकोनॉमिस्ट है, और आई थिंक हम इकोनॉमिस्ट पार्लेंस में ही समझते हैं कि स्कीम तो आ गई और लॉन्ग टर्म स्कीम है, फ्रंट लोडेड स्कीम है, तो इसको हम फ्यूचरिस्टिक कह रहे हैं, फेयर इनफ। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि वो जो भी फ्यूचरिस्टिक स्कीम लॉन्च होती है उसका हम इवैल्यूएशन 5 to 6 ईयर बाद नहीं करते। हमने एक स्मार्ट सिटी मिशन किया था, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में जब शुरू हुआ, एक बहुत अच्छी पहल थी। मुझे लगता है कि अर्बन इंडिया पर फोकस कम जाता है भारत का, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा फोकस करते हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन अर्बन इंडिया को भी फोकस करना चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन पिछले साल बहुत चुपचाप से रिटायर कर दिया गया। क्या आपने उसकी कोई इवैल्यूएशन देखी? क्या आपने देखा कि वो सिटीज कितनी लिवेबल बनी? तो आज जो फ्यूचरिस्टिक बजट है उसका फ्यूचर में इवैल्यूएशन नहीं होता। आई एम श्योर रुमकी जी विल आल्सो एग्री दैट ये एक बहुत मिसिंग गैप है, अगर हम कोई भी ऐसी चीज को बोले आज कि ये फ्यूचरिस्टिक है। रुमकी जी। हाँ, सो
अगर आप देखें, प्रधानमंत्री ने एक चीज बात बताई थी, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म पे काफी जोर दिया गया है, लास्ट कई सालों से दिया जा रहा है। परफॉर्म एक एरिया है जहां पे, जो कि एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ जगह पे रिफॉर्म्स बहुत अच्छे एग्जीक्यूट किए गए हैं, कुछ जगह पे नहीं हो पाए हैं। पर इसका अगर जो नहीं हो पाया है उसको रिटायर कर देना और उसको अलग, जहां से उन्होंने जो उनको लर्निंग्स हुई हैं, जो सीखने को मिला है, उसको फिर एड्रेस करके नए पॉलिसीज लाना ही एक्चुअली राइट अप्रोच होना चाहिए। अगर देखिए, स्मार्ट सिटी कंप्लीटली फेलियर नहीं हुई है, क्योंकि काफी ऐसी सिटीज हैं जो एक्चुअली अभी आगे की तरफ बढ़ रही हैं, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। एंड इस बार भी बजट में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज पे फोकस किया गया है। और इनफैक्ट अब ये बनता भी है कि थोड़ा कंसंट्रेशन कम करने का, और ग्रोथ ऐसे टीयर 2 टीयर 3 जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्टेट्स जैसे उड़ीसा में, या तो उत्तर प्रदेश में, या तो मध्य प्रदेश में, ऐसे बहुत सारी ऐसे स्टेट्स, छोटी छोटी सिटीज हैं जो काफी अग्रसर हैं इन जो टैलेंट के नाम से और प्लस जो ये कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, उसकी वजह से ये सिटीज को और भी ज्यादा जोर पड़ेगा। तो अगर ऐसे इस जरूरत है वो इकोसिस्टम बनाने की, जिससे कि ये जो रिफॉर्म्स है बन रहे हैं वो एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल भी हो जाए। और इसमें रुक्की जी, आई थिंक वक्त यू लगता आल्सो है। अग्री कि सौरभ, हम जो पहले बात कह रहे थे कि बजट एक विजन डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, उसमें आपको एक अलायंस बनाना है विद स्टेट गवर्नमेंट, विद लोकल कॉर्पोरेशन। मुझे लगता है हमारी गवर्नेंस में इस समय सबसे बड़ा जो मिसिंग लिंक है, खासकर अर्बन एरियाज में, वो है हमारी म्युनिसिपल बॉडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुझे नहीं लगता दे आर प्रॉपर्ली फंडेड, मुझे नहीं लगता दे आर प्रॉपर्ली स्टाफ, मुझे नहीं लगता दे आर परफॉर्मिंग एडिक्वेट। और ये जितने भी हम ग्रैंड बातें कर रहे हैं, जिन भी चीजों में देखिए, एक तरह की पॉलिसी होती है जहां बटन दबाया और काम हो गया, जैसे कैश ट्रांसफर, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज कर दिया, वो बहुत सीमलेसली काम हो रहा है उसमें। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज होती हैं सौरभ, उसमें आपको केंद्र सरकार से लेकर आखिरी जो व्यक्ति है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या ग्राम पंचायत का, उसको आपने इंक्लूड करना है। तो वो जो कन्वर्जन चाहिए सिस्टम्स की, वहां मुझे लगता है बहुत बड़ा मिसिंग गैप है। और इस वजह से मैं फिर वही कहूंगा आपके चैनल पे, राजनीति से इतना ऑब्सेस ना हो कि नीति भूल जाए। आपके चैनल, हमारे चैनल पे राजनीति में इतना ऑब्सेस ना हो कि नीति भूल जाए। और नीति का मतलब केवल मोदी जी या केवल मुख्यमंत्री नहीं होता। नीति का मतलब वो ब्यूरोक्रेट भी है जो कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। नीति का मतलब वो ग्राम सचिव भी है जो आखिरी माइल पर जाके मनरेगा काम करवा। ठीक है, मिलन, रुक्की जी से कुछ सवाल पूछना चाहें आप? जी। हेलो डॉक्टर मजुमदार, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि ट्रम्प का जिक्र नहीं हुआ इस बजट में, लेकिन इस बजट को देखकर लग रहा है कि वो बजट के चारों तरफ है। चाहे हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, इंपोर्ट्स में रिलीफ की बात करें, आगे चल के हमने कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं हम, और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया वित्त मंत्री ने। जो भारत से टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है यूएस मार्केट्स में बहुत ज्यादा जाता है, मरीन प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, कोकोनट को इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट वन ऑफ देम है वो बताया है। तो साथ में जहां पर हम यूएस की टैरिफ की मार झेल रहे हैं, क्या ये फ्यूचरिस्टिक बजट जिसको कहा जा रहा है, ये उसी रोड मैप का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है इस वक्त? सिर्फ बजट ही क्यों नहीं, आप देखिए, जितने हम लोगों ने एफटीए साइन किए हैं उसमें जिन जिन सेक्टर्स पे जोर दिया गया है वैसे यही सर्विस सेक्टर्स हैं। टेक्सटाइल लीजिए, मरीन प्रोडक्ट लीजिए, ऑटो पार्ट्स लीजिए। तो ये एफर्ट बहुत दिनों से चल रहा है। हम लोग ये समझ आनी चाहिए कि हाँ, इंडिया हैज टू बी सेल्फ रिलायंट। एनर्जी पे भी काफी फोकस है, बिकॉज डेटा सेंटर्स हम हमारे देश में बनाना चाहते हैं। तो नॉट जस्ट द सेक्टर्स जिनका यूएस पे एक्सपोजर है, बट ऑल्सो द सेक्टर्स जहां पे हम लोग वैल्यू चेन में ऊपर जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए वो 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा, हेल्थ, इन सब पे काफी फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कुछ कुछ चीजों पे हमें अपने पे हमें एक तो ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जो कि एफटीएस भी कर रही है, और अभी इस बजट से काफी सपोर्ट भी मिल रहा है एमएसएमई जो इस मुश्किलों से जूझ रहे हैं। प्लस मूव अप द वैल्यू चेन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, वो चाहे वो एनर्जी के लिए हो या टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो। और इसीलिए अगर देखा जाए जो पावर पे काफी फोकस किया है, अगर एलोकेशन देखा जाए कंटिन्यूअसली एवरी ईयर पावर एलोकेशन टुवर्ड्स पावर बढ़ी है, और इवन एमएसएमई पे और आल्सो डेटा सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी पे। बिल्कुल। बैटरी स्टोरेज पे भी बात हुई है, और जहां तक बात है सोलर पावर जनरेशन की, हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स की तरफ भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमने रिन्यूएबल बजट में मैन्युफैक्चरिंग का एलिमेंट आ जाता है एक्चुअली, कि आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हाई वैल्यू सोलर पैनल, मतलब आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कितने कंपेटिटिव दामों पर। एक स्टडी रुमकी जी ने भी देखी होगी। एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स होल्डिंग अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैक इज, कुछ गेस करें, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। ये हमारे जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो सब्सिडाइज कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। तो जब आपकी एनर्जी इतनी एक्सपेंसिव होगी, आपकी इंडस्ट्री को टेक ऑफ करने में, कंपेटिटिव होने में चैलेंजेस है। रुमकी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जो हम पहले भी पूछ रहे थे, और हमारे बहुत भोले भाले दर्शक हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, और हम बता रहे हैं इस वक्त हमें 1000 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं। रुमकी जी, बहुत अबोध प्रश्न है, प्रश्न मतलब बहुत नाइव प्रश्न है, ये सोने चांदी के दामों पर कब स्टेबिलिटी आएगी? सबसे यही पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग बड़ा परेशान है, जिनके पास पैसे हैं वो तो खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, पर जिसकी बेचारी बच्ची की शादी है, बहन की शादी है, उनके लिए सोना सपना होता जा रहा है। उस पर अगर आप कुछ बोलें तो। देखिए, जो रीसेंट जो वॉलेटिलिटी दिख रही है वो मोर और लेस एक स्पेकुलेशन है, पर उसके पीछे कुछ फंडामेंटल कारण भी हैं, और मैं आपको वो कारण बताती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। एक तो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ट्रेड अनसर्टेनिटी की वजह से डॉलर पे विश्वास उठता जा रहा है, और जब भी डॉलर एज अ करेंसी पावर जब जाता ही है, तब लोग कमोडिटीज की तरफ ज्यादा भागते हैं और गोल्ड एंड सिल्वर पे ज्यादा हो जाता है। सेकेंड, चाइना अपनी डॉलर रिजर्व्स घटा रही है और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही है, तो इसका मतलब वो डिमांड भी बढ़ा रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, स्टेबल है, तो इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही है। और तीसरा है कि इंडस्ट्री में भी गोल्ड सिल्वर का यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली सिल्वर आप देखें सेमीकंडक्टर्स में यूज हो रहा है, ऑटो में यूज हो रही है। तो डिमांड फॉर ये जो कमोडिटीज है जो बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, और जितना मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा ही गोइंग फॉरवर्ड। तो जिन्होंने गोल्ड खरीद के रखा है उनके लिए गुड न्यूज है, जिन्होंने नहीं खरीदा मे बी इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। बट ये है कि अब जितना डॉलर से विश्वास उठता जाएगा, या जितना लोग रिस्क करेंगे डॉलर से, उतना कमोडिटीज का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर रुमकी, हम तो जुड़ने के लिए ऑन अ संडे, एंड मार्केट्स आर आल्सो वर्किंग, यू आर आल्सो वर्किंग, यू आर आल्सो वर्किंग। बेस्ट विशेस टू यू मैम। हम लोग आपके पास वापस आएंगे जब थोड़ा सा और क्लैरिटी लेकर के, कल परसों वर्किंग डे में आपको डिस्टर्ब करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर बत्रा। थैंक यू सो मच जी। कुछ बता दे, जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं है, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुराने और नए टैक्स रिजीम पहले जैसे रहेंगे। नया इनकम टैक्स एक्ट जिसमें आपके घर पर जाकर के बिना नोटिस, नहीं, वो तो फोन ट्रैकिंग भी फोन ट्रैकिंग भी होगी, फोन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप को भी देख सकते हैं, आपके मतलब आपके सर आप लोग इकोनॉमिस्ट लोग हैं ना, मतलब आप अजीम हिंदी में पढ़ाते हैं, तो मतलब हम लोग तो कहाँ भी सड़क पर देखे, कहाँ पर मिलेगा, वो जंतर मंतर पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कवर करते हैं। सड़क पर ठीक आप सकते हैं, बस हम दिखते नहीं है कैमरे में करते हुए। तो आज आपने मफलर पहना ना, उसके बाद तो मतलब कहा है ना दुनिया में कितनी है, हंस रहे थे क्या, फिर भी दिलों में मोहब्बत है वाले जो शाहरुख खान लग रहे हैं। लेकिन ओल्ड रिजीम में जनता बहुत यंग है, कुछ मोहब्बत नहीं याद होगी, आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी लिख देंगे, अभी लोग लिख देंगे, बताइए किसको किसको मोहब्बत वाले शाहरुख खान याद है। डॉक्टर बत्रा, ठीक है चलिए। तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, पुराने और नए टैक्स रिजीम पहले जैसे रहेंगे। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा।
स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं रिवाइज टैक्स रिटर्न और आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन अब बढ़ा दी गई है। जो लोग आलसी हैं, जिनको आखिरी दिन काम करना है, याद आता है फॉर्म भरना है, आईटीआर भरना है, तो उनको सरकार ने कहा थोड़ा भैया और सो लो और वक्त दे दिया है। और ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक की आय टैक्स भी है, न्यू रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है। दोनों रिजीम में 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। फिलहाल टैक्स पेयर के पास दोनों रिजीम चुनने का विकल्प है। तो ये लाभो लाभ है, तो आम आदमी सैलरी वालों के लिए है। ये मैं पूछना चाह रही थी, अभी भी इन्होंने ये विकल्प क्यों रखा है? जैसे कि Didn't वो the government want बता रहे थे कि people माइग्रेट tax करेंगे regime? नए न्यू टैक्स रेजिम में। मुझे लगता है अभी ये जब नया सिस्टम आएगा तो काफी चीजें क्लैरिफाई होंगी। इससे ज्यादा मुझे लगता है मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अभी ये जो जब नया एक फॉलो होगा जो पुराना इनकम टैक्स का, तब देखते हैं। इट इज अ पॉसिबिलिटी कि अगेन लेट मी नॉट स्पेकुलेट बियॉन्ड द पॉइंट, तो अभी इसी पे रोक देते हैं। देखो गेम गेम ये है, मैं बैठ के गेम ये है कि मैं एक एंकर हूं और आप दोनों कॉर्पोरेट कैप्टन हैं और आप बजट के शो पर आए हैं और आपको बजट पर फीडबैक देखकर 10 में से नंबर देते हैं। देखिए नंबर हमें पता आप कितने दें, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट्री क्या देते हैं और फिर नंबर कितने देते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, मैं पूछना चाहूंगा हमारे 2 दर्शकों से, सौरभ शुक्ला फ्रॉम XYZ कंपनी, CEO XYZ कंपनी, एंड मिलन जी फ्रॉम ABC कंपनी। हाँ ठीक है, तो आप इस बजट पर आखिरी टिप्पणी और नंबर कितने देंगे? और ये याद रखिएगा आपकी टिप्पणी और नंबर में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कॉर्पोरेट हूँ, मतलब उद्योगपति हूँ, तो मेरे को दर्द भी होता है, तो मुझे मुस्कुराना पड़ता है कि मैं दर्द भी हो रहा है। नहीं देखिए डिलॉयट वाले कैसे सब बोल रहे थे कि फ्यूचरिस्टिक बजट है, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं दिया है, आगे 10 साल बाद दिखेगा। देखिए सरकार अच्छा सोच रही है, नहीं सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और डिलॉयट्स के लोगों ने बोला है, हमारे जो सहयोगी विपुल है जो डिलॉयट्स वालों को लेके आए थे, वो पीछे से बोल रहे हैं ऐसे क्यों बोल रहे हो। अरे ठीक है, मतलब ये जो व्यंग चल रहा है दर्शकों को बता दे, ये मतलब गेम में क्यों फिर मेरा अरे चलिए सर, वो बिल्कुल आप एंकर माइक में देते हैं दूसरे को। इससे ये पता चलता है कि एंकर होना कितना मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम है। आप जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब देना पड़ता है लोगों को, और प्रेशर में आ जाता है आदमी। देखिए हम हमेशा कहते हैं, हमारे जो सहयोगी थे संकेत उपाध्याय, वो भी ये कहते थे कि सच बोलो भले लोकप्रिय ना हो। ठीक है, तो हम भी वो बात बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं भले लोकप्रिय ना हो। अगर मैं एक उद्योगपति हूँ तो मुझे मार पड़ी है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मैं भाई साहब मोदी जी और सब फ्यूचरिस्टिक है, तो मैं 10 में से 15 नंबर दूंगा। ज्यादा हो गया। नहीं, मुझे अरे बच्चा है भाई, फ्यूचरिस्टिक है ना, तो 5 नंबर अगले साल बढ़ेंगे। 2047 मतलब 2047 में विकसित भारत बनना है, बन जाए। मैं राष्ट्रवादी आदमी जी। मुझे लगता है मैं इस बजट को बहुत उद्योगपति के साथ ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दूंगी। उद्योगपति के हिसाब से आई गिव इट 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे एक जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट भी देखना है, मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट भी चाहिए। जो बहुत सारे बजटरी सपोर्ट इस वक्त गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है, उन्हीं चीजों को दे रही है जिसको सरकार आगे प्रमोट करना चाह रही है, जैसे कि सोलर, जैसे कि पावर, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, AI, ऑटोमेशन। और सरकार और कंपनियां अगर एक साथ काम करेंगी तो ही मुझे लगता है भारत विकसित हो पाएगा। इसलिए आई वुड गिव इट 7, बिकॉज ऑल्सो आई एम एन एक्टिव इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट्स एज वेल एज इन म्यूचुअल फंड्स, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी धक्का लगा है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे अगर आप ऐसे कर देंगे तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट डगमगा जाता है। और मैं इन्फ्लेशन बीट करना चाहती हूँ, क्योंकि एक FD में इन्वेस्ट करके या गोल्ड में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। You have to move beyond such options and into good equity options. I think investors वो समझते हैं। बिल्कुल, तो गेम एक्चुअली ये था कि हम जब भी कोई टीवी शो देखते हैं, ऐसा मैं काफी सालों से देख रहा हूँ, बजट के दिन कॉर्पोरेट कैप्टन या जितना भी नाराज हो, वो वक्तव्य, जैसे जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, वक्तव्य में बहुत हार्श, लेकिन जजमेंट कुछ और। तो बेसिकली वो वही होता था कि more could have been done, not enough has been done, we are reeling under distress, but at the end of it the government's heart is in the right place and they have put out a good futuristic budget। फिर वैसे उठाते थे एक डंडा करके ऐसे 10 अपने से नहीं मतलब याद है ना जब वो इंतजाम मैच हारते थे तो उनसे पूछते थे संजय मांजरेकर कि इंतजाम you lost, what you have to say, तो वो बोलते थे boys played very well, pitch played little bit bad, इंशाल्लाह we will win next time।
तो हमने बोला कि इंशाल्लाह क्रिकेट एनालिसिस तो होनी चाहिए। बिल्कुल क्रिकेट ऑब्सेस कंट्री है भाई बॉलीवुड की हो गई तो अच्छी रहेगी। मैंने अपने बॉलीवुड की भी करी मोहब्बतें का शाहरुख खान बना दिया मुझसे इतना साथ का। तो खैर अंत में हम लोगों ने थोड़ा सा हंसी मजाक किया और थोड़ी सी एक बात और करते हैं क्योंकि बहुत अहम बात हो जाती है क्योंकि हम लोग हंसी मजाक में ही समझना चाहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक तो आज कुछ नहीं था, जैसे वो मैम ने डॉक्टर रुमकी ने कहा कि हर बात तो सरकार बिग बैंग नहीं कर सकती है, लेकिन तो नहीं सौरभ, लेकिन मतलब आई नो सरकाजम साइड, मुझे लगता है कि हमने शुरू में जब ये शो शुरू किया था हमने एक बात कही थी, कैसे मेजर अनाउंसमेंट की विंडो को बजट से कहीं डीकपल कर दिया गया है। आप पिछले साल देखिए कि बहुत समय बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी करेंगे कि टीसीएस दरों में जो बदलाव हुआ है उससे शायद फॉरेन टूर सस्ता हो सकता है। नहीं, उससे क्या टूर होगा? पैकेज पे गए। कम वो है टीसीएस, वो भी समझा देता हूँ, पहले मैं बात कंप्लीट करें कि जो डीकपलिंग है सौरभ पॉलिसी और बजट विंडो की, तो उसमें क्या हो रहा है पिछले साल आप देखिए कि कई चीजों पर जीएसटी गिरा दिया गया। मैं रामलीला देखने गया तो वहां पे हमारी एमपी आई थी, वो रामलीला के मंच से बोल रही थी कि मोदी जी जीएसटी कम कर, वो ये नवरात्रों की बात है, ठीक है। तो एक बार और साथ TCS के में उसी साथ में देखिए आप कि जो ये नरेगा का जो चेंज हुआ वो भी डीकपल्ड है, तो बजट पर सारा लोड डालना मुझे लगता है कि सही नहीं है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बट मैं मास्टर एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हमने टीसीएस की बात की, देखिए मिलन, टीसीएस मतलब इसको टीडीएस और लगा देते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब इसमें होता क्या है, आप जब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कर लेते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसका आपने टैक्स काटा है ज्यादा वो रिफंड आप क्लेम करेगा, तो उससे होता क्या है कि उन 5, 7, 8 महीनों के लिए उतनी लिक्विडिटी मार्केट में फ्रीज हो जाती है, जो स्पेंडिंग पावर है उस व्यक्ति की वो कम हो जाती है। जब आपको पता है कि इसने बाद में आके रिफंड लेना ही है, बहुत हाई चांस है, तो आप टीसीएस क्यों ही ले उतना। तो अगर आप वो टीसीएस कम कर देंगे तो उस फर्म या उस व्यक्ति की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी अपने बिजनेस में, और ये सेक्टर वाइज भी इसको एज फिनोमिनन समझिए कि सरकार जितनी लिक्विडिटी अपने पास लॉक करती है उस लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव यूज हो सकता है अगर वो उस लिक्विडिटी को अनलॉक करके मार्केट में छोड़ दे। आपको याद होगा कुछ साल पहले सरकार ने बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को एक नियम निकाला था कि हम अपने वेंडर्स की पेमेंट्स बहुत जल्दी क्लियर कर दें। आपको पता होगा, तो ये तो बहुत ही लॉजिस्टिकल है कि भाई जल्दी पेमेंट करनी चाहिए। उसके पीछे एक इकोनॉमिक कारण भी होता है, जितना पेमेंट विदहोल्ड होगा उतना समय वो वेंडर या कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट अपनी काटेगा। जैसे ही उसकी पेमेंट आ जाती है टाइम से, तो वो पैसा वापस इकोनॉमी में लगकर और प्रोडक्टिव तरीके से काम करता है। तो टीसीएस का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये टीसीएस की दरों में जो बदलाव किया गया है बजट में वो आपको बता देते हैं, क्योंकि विदेशी टूर पैकेज पर अब केवल 2% टीसीएस लगेगा और विदेश में पढ़ाई और इलाज का खर्च भी 2% सस्ता होगा। LRS के लेन देन पर 10 लाख रुपए की टैक्स छूट सीमा बरकरार है और एजुकेशन लोन से होने वाले खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अन्य विदेशी भुगतानों पर 10 लाख से ऊपर 20% टीसीएस जारी रहेगा और टूर पैकेज पर अब खर्च की राशि की कोई सीमा नहीं है जी। तो कुछ छूट है, जैसे कि आपको मैंने कहा ये पोहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बजट में हमेशा कहा जाता है द डेविल इज इन द डिटेल्स। अभी मैंने वो स्पीच निकाली के अंदर, क्योंकि 65 पेज की वो स्पीच है, उसमें आप और कागज जोड़ेंगे तो कई 100 डॉक्यूमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। 2-3 दिन बाद आपको नई नई हेडलाइंस आती मिलेंगी, क्योंकि जब आप फाइन प्रिंट पढ़ते हैं वो स्पीच से बहुत ज्यादा होता है। और उस फाइन प्रिंट में कभी कभी आपको याद होगा जब प्रणब मुखर्जी ने 2012 में बजट प्रस्तुत किया था, पूरा जो वोडाफोन का उसका चक्कर चला कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट, वो स्टोरी धीरे धीरे इवॉल्व। तो ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा डेविलिश डिटेल जो भी हम पकड़ ना पा रहे हैं, धीरे धीरे ये सब। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एजुकेशन लोन से होने वाले खर्च पर अगर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो इट इज अ गुड थिंग फॉर दोस पीपल हु वांट टू। एब्सोल्युटली मिलन, एज वी स्पीक सेंसेक्स इज 1200 पॉइंट डाउन है, 1000 से नीचे है। तो काफी बातें हैं और हम लोग काफी चर्चा कर रहे हैं और कुछ आखिरी बिंदु जो है उसको चर्चा कर रहे हैं। लगभग 1100 पॉइंट डाउन है, 900 पॉइंट जो है 900 पॉइंट है, यानी सेंसेक्स और जैसे हम कह रहे हैं बजट बाजार खड़ा, बाजार तो तुरंत अपनी एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मार्केट्स आर द क्विकेस्ट रिस्पोंडेंट्स, क्योंकि बाकी चीजें लॉक्ड होती हैं। सो हैविंग सेड दैट, I started saying with this only कि मुझे लग रहा है कि आज
सरकार को, वित्त मंत्री को मार्केट की नहीं पड़ी है. दे आर द क्विक रिएक्टर्स, बट आई थिंक द गवर्नमेंट एंटिसिपेटेड कि मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगी, उन्हें पता था जी. और इसी तरीके से ये बजट प्रस्तुत किया गया. तो हमें लगा कि सारे एस्पेक्ट हम एक दिन की मार्केट के लिए आप एक साल का बजट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. संडे को मार्केट खुली है यार, किस बात कर रहे हो? बजट संडे को भी हो रहा है. तो निफ्टी भी जो है 395 पॉइंट डाउन है, 1.56%. तो मार्केट्स तो बहुत खुश नहीं है, लोगों ने आज अपना पैसा थोड़ा सा गवाया है. और फ्यूचरिस्टिक बजट है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, हम देखेंगे फ्यूचर में कितना होता है. हम लोग एनालाइज करना चाहिए कि स्मार्ट सिटी, जैसे डॉक्टर बत्रा ने कहा कि स्मार्ट सिटी है, क्या हुआ, क्या बना, क्या नहीं बना, एनालाइज नहीं करते हैं. तो हमें लगा कि सारे एस्पेक्ट्स पर चर्चा हुई, दर्शकों ने बहुत प्यार मोहब्बत दी और हम लोग इससे जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो आगे भी लेकर के आएंगे. लेकिन एक हमने सोचा कि होलिस्टिक रिएक्शंस आपको दें. तो एक्सपर्ट्स भी थे हमारे साथ, डॉक्टर बत्रा भी थे, विलन थे. तो बहुत बहुत शुक्रिया. और मोहब्बतें किसको किसको याद है वो जरूर कमेंट बॉक्स पे लगाएं. हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मिलेनियल्स ही होंगे सर. जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं. सही बात.